Assalamu alaikum. So today we are going to discuss the drugs which we are going to use in angina pectoris. सबसे पहले तो आपको angina का पता होना चाहिए। तो angina की cause पता होनी चाहिए, reason पता होनी चाहिए, ये होता क्या है। तो ये आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, आपको पता है chest tightness हो जाती है इसमें और pain radiate करती है into the left arm, पेन रेडिएट करती है बैक पे, आपके लेफ्ट शोल्डर पे, फिर जॉ पे, यहाँ पे पेन रेडिएट करती है। तो ये एंजाइना का अटैक होता है। हो सकता है कि एंजाइना का अटैक खुद ब खुद रिवर्ट हो जाए, आप बिल्कुल सही हो जाओ। और पॉसिबिलिटी ये भी है कि एंजाइना का अटैक जो है वो मायोकार्डियल इंफार्क्शन में बदल जाए। तो यानी दो चीजें हो सकती है, या तो एंजाइना से आप वापस आ जाओगे, या एंजाइना की वजह से आपको मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो जाएगा, यानी हार्ट अटैक आ जाएगा। तो एंजाइना एक तरह से ना इंडिकेटर है, मतलब वो लाइट दे रहा है कि इसको मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो सकती है, एक तरह से इंडिकेट कर रहा है। तो अगर खुदा ना खास्ता किसी को एंजाइना का अटैक हो जाता है और पता लग जाता है तो उसको एहतियात करनी शुरू कर देनी चाहिए। फिर भी एहतियात करने में चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि उसमें जो ड्रग्स के ग्रुप्स है एटलीस्ट वो कौन से यूज हो रहे हैं। तो अगर आपको ड्रग्स के ग्रुप्स आते हैं देन यू कैन, एक बार मुझे बता दें कि मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोग को। काइंडली ये कंफर्म कर दें बस। चलिए क्लियर है। अच्छा, जो ड्रग के ग्रुप्स होते हैं ना, अगर आप लोगों को ड्रग के ग्रुप्स अच्छे से आते हैं, आप लोगों को पता है कि कौन से ड्रग के ग्रुप्स यूज होते हैं, तो आप लोग इजीली वो ड्रग देखिए, आपने ग्रुप याद कर लेना, आपको ग्रुप का नाम आता है ना, आपने उसकी ड्रग्स इतनी जगहों पे याद की हुई है, यानी जो सीएनएस सीवीएस है उसमें 4-5 जगहों पे एएनएस में वाली ड्रग्स पड़ी हुई हैं कुछ, तो फिर आप लोगों को वो ऑटोमेटिकली आते हैं, इसलिए ग्रुप्स अच्छे से याद रखा करें। इसमें ना तीन बड़े इंपॉर्टेंट ग्रुप्स यूज होने हैं। एक तो नाइट्रेट्स यूज होने हैं, जो कि आप लोगों ने जिनके घर में किसी को हाइपरटेंशन है या जिनको किसी को हार्ट का मसला है, तो उनके होते हैं, ये घर में पड़ी होती है। तो कभी किसी ने इस मेडिसिन का नाम सुना हो, एनजीसिड भी होती है, कि नाम सुना हो कि जुबान के नीचे गोली रख लो अगर यहाँ पे दबाव फील हो, सबलिंगुअल, जुबान के नीचे कहते हैं। तो इस तरह की मेडिसिन होगी, किसी ना किसी ने जरूर देखी होगी घर में, वो नाइट्रोग्लिसरीन होती है। और समटाइम्स कुछ लोगों ने ये देखा होगा, नाइट्रोग्लिसरीन के पैचेस होते हैं जो कि चेस्ट पे लगाते हैं, और ये आप लोगों ने देखी होंगी, ये जिनके घर किसी को हार्ट का मसला है ना, वो जुबान के नीचे गोली रख लेते हैं जब उनको एकदम चेस्ट टाइटनेस फील हो रही हो। तो वो एनजीसिड के नाम से एक मेडिसिन आप लोग सुनते हैं। देन वी मूव टू द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी आप लोग पढ़ के आए हो। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या करती है, ये भी वेज़ोडाइलेशन भी करवा सकती है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही थी। आवाज सबको क्लियर नहीं है कि एक स्पेसिफिक पर्सन को क्लियर नहीं है? ये साथ साथ मुझे आवाज का लाजमी बताया करें। अच्छा, बाकी सबको क्लियर है। चलिए, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अच्छा एक सेकंड, मैं ना ये पीछे से व्हाट्सएप के मैसेज की आवाज आ रही है, उसको बंद कर दूं वरना इंटरप्ट करती है वो। चलिए, अब मैंने आवाज पीछे से बंद कर दी है, अब हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए, फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का आप लोगों ने पढ़ा था कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक होते हैं डाईहाइड्रोपाइरिडीन्स और एक नॉन डाईहाइड्रोपाइरिडीन्स। जो डाईहाइड्रोपाइरिडीन्स होते हैं ये ब्लड वेसल्स पे एक्ट करते हैं मेनली, और जो वेरेप्रामिल और डिल्टायजेम होती है ये हार्ट पे भी एक्ट करते हैं। ये कल मैंने आपको डिफरेंस दिखाया था, ये भी इधर यूज होते हैं। क्यों यूज होते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके पीछे वजह क्या है, वो सारी मैंने आज आप लोग को बतानी है। बीटा ब्लॉकर, जो मैंने कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, सीवीएस में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग में बीटा ब्लॉकर आती है। तो बीटा ब्लॉकर आपको अच्छे से आना चाहिए। तो बीटा ब्लॉकर भी यूज होती है, कब यूज होती है ये भी बताया जाएगा, कब नहीं यूज होती ये भी बताया जाएगा। और अब कुछ न्यू ड्रग्स आ रही हैं जिसमें ये हमारे पास पार्शियल फैटी एसिड ऑक्सीडेज ऑक्सीडेशन इनहिबिटर्स है।
आप को याद है कि हार्ट का जो एनर्जी सोर्स होता है वो क्या होता है? किसी को याद हो कि हार्ट का एनर्जी सोर्स क्या होता है? हार्ट को एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, कौन से मॉलिक्यूल्स के थ्रू? यस, वेरी गुड। हार्ट को फैटी एसिड प्रोवाइड करते हैं, हार्ट को ग्लूकोज नहीं प्रोवाइड करते। तो अगर हम फैटी एसिड की जो एनर्जी प्रोवाइड करें उसको ब्लॉक कर देंगे, फिर हार्ट को एनर्जी का सोर्स कौन बन जाएगा? अगर हम फैटी एसिड को ब्लॉक कर देंगे तो हार्ट को एनर्जी का सोर्स देन कौन बन जाएगा? यस, देन हमारे पास ग्लूकोज एनर्जी सोर्स बन जाएगा। तो कुछ अब न्यू जो ड्रग्स हैं वो हमारे पास इस तरह वर्क करती है। वो क्या करती है, जो पार्शियल फैटी एसिड ऑक्सीडेशन है उसको ब्लॉक कर देती है, और जो एनर्जी का सोर्स है वो ग्लूकोज बन जाता है। तो आप लोगों ने आज वो ड्रग भी पढ़नी है, वो भी आप लोग को दिखाई जाएगी। और उसके अलावा अब बस ये ड्रग्स आज आप लोगों ने पढ़नी है। इसमें से तीन तो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। पहले हम एंजाइना के बारे में पढ़ते हैं। जो एंजाइना है ना, इट इज अ चेस्ट पेन, चेस्ट पेन होती है और डिस्कम्फर्ट जब आपके हार्ट मसल को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलती। यानी कोरोनरी ब्लड वेसल्स ने हार्ट को ब्लड पहुंचाना होता है, हार्ट को ऑक्सीजन लेके जा देनी होती है। अगर हार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या होगा? हार्ट मसल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, डिस्कम्फर्ट फील होगी, और डिस्कम्फर्ट के साथ स्क्वीजिंग पेन फील होगी, जो कि शोल्डर, आर्म, नेक, जॉ और बैक में होती है। ये एंजाइना है। एंजाइना मैंने बताया या तो ये हार्ट अटैक में कन्वर्ट हो जाएगा या ये ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। एंजाइना की भी फर्दर क्लासिफिकेशन है कि किस किस तरह का एंजाइना है, उसके पीछे कॉजेस क्या है। पहले तो आप लोग थोड़ा सा ये एंजाइना और हार्ट अटैक में डिफरेंस समझें। ये देखें कि आपकी एक कोरोनरी आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी के अंदर प्लेक बन रही है। किससे बनेगी? कोलेस्ट्रॉल से, जो बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हैं, जो बहुत ज्यादा ऑयली चीजें खाते हैं, और जो होता है ऑयली चीजें खाएंगे ऑब्वियसली कोलेस्ट्रॉल लेवल विल इंक्रीज, और वो यूटिलाइज अगर नहीं होता तो कोलेस्ट्रॉल जब ज्यादा होगा तो क्या होगा? ओक्लूजन होगी। यस, जेनेटिक भी होती है। आप लोगों ने लिपिड की बहुत डिजीजेस पढ़ी होंगी, जो आप लोग पढ़ते हो कि ये जेनेटिकली स्प्रेड होती है। आप लोगों ने सेकंड ईयर बायोकेमिस्ट्री में ये पढ़ा होगा। अब देखें एंजाइना में क्या हुआ है कि रास्ता बंद हो रहा है, बंद हुआ नहीं है, हो रहा है। लाइक अगर पहले 100% ओपन होती है नॉर्मल, तो एंजाइना में लेट्स सपोज 50% ओपन है। कुछ ना कुछ तो ऑक्सीजन जा रही है, लेकिन कुछ ना कुछ नहीं जा रही, यानी ऑक्लूजन है, एंजाइना हो रहा है। ब्लड जा रहा है, इतना ब्लड जा रहा है कि उसको जिंदा रख रहा है। अभी जो हार्ट टिश्यू है उसकी इतनी रिक्वायरमेंट जरूर पूरी कर रहा है कि वो जिंदा रहे। अभी वो अगर उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करना बंद हो जाए तो क्या होगा? हार्ट मसल डैमेज हो जाएगा, हार्ट मसल डाई हो जाएगा, इन्फॉक्शन हो जाएगी। अब क्या होता है, ये कोई थ्रोम्बस आया और इसने बिल्कुल ओक्लूड कर दी, अब ब्लड आगे नहीं जा रहा। अब क्या होगा? अब होगा हार्ट अटैक। तो यानी एंजाइना इंडिकेशन है कि ब्लड वेसल्स में कोई मसला हो रहा है, हार्ट की जो ब्लड सप्लाई है उसमें कोई मसला हो रहा है। तो हमने उसको ट्रीट करना है। उसको किस तरह ट्रीट कर सकते हैं? सबसे पहली मैनेजमेंट क्या होती है किसी भी चीज की? सबसे पहली मैनेजमेंट हम क्या करेंगे? हमें लगता है कि इस बंदे को एंजाइना का खतरा है, या उसकी डाइट उससे पहले सही करवाएंगे। मेडिसिन भी देनी पड़ेगी। एंजाइना ऐसी है कि आप इस पर रिस्क नहीं ले सकते, आपको मेडिसिन से भी सही करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहली चीज उसे डाइट, एक्सरसाइज, ये सारी चीजें सही करवानी है कि वो ऑयली चीजें खाना बंद करे, हेल्दी फूड खाना स्टार्ट करे। डाइट से स्टार्ट करेंगे, फिर हम मेडिसिन पे आ जाएंगे। तो ये हमारे पास थोड़ा सा ब्रीफ सा और ये एंजाइना और हार्ट अटैक का डिफरेंस पता लगा। अब हमारे पास एंजाइना की तीन टाइप्स है। एक हम कहते हैं क्लासिकल एंजाइना, इसके डिफरेंट नेम है, देखें आप लोग डिफरेंट नेम्स पढ़ सकते हैं। एथेरोस्क्लेरोटिक, स्टेबल, क्लासिकल एंजाइना ऑफ एफर्ट। ये एंजाइना ना नॉर्मली आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज कर रहे हो, आपको नहीं पता लगेगा कि एंजाइना हुआ है। मतलब आपको कुछ मसला नहीं होगा, आपके हार्ट को नॉर्मल सप्लाई मिल रही है। लेकिन आप फॉर एग्जांपल डेली कोई काम नहीं करते, एक साल तक बस आराम से बस घर में चल फिर लिया और खाना पीना कर लिया और बस इतना। एक दिन आप फुटबॉल खेलते हो या हैवी एक्सरसाइज करते हो तो आपको चेस्ट टाइटनेस फील होती है और पेन एकदम स्टार्ट हो जाती है, और आप फिर रेस्ट करने लगते हो तो वो पेन ऑटोमेटिकली रिलीव होने लग जाती है। तो हो सकता है ये एक्सरसाइज इंड्यूस एंजाइना, यानी उसको ये वाला एंजाइना हो, एंजाइना ऑफ एफर्ट, कि जब उसकी सप्लाई, जब उसकी डिमांड ज्यादा हुई, जब उसकी डिमांड नॉर्मल थी, एक हद तक वो सप्लाई कर रहा था, तब उसको कोई मसला नहीं पेश आया। लेकिन जब जैसी उसकी डिमांड ज्यादा हुई
तो क्या हुआ, तब उसको ये फील होने लग गया। अब ना जो ये वाला एंजाइना होता है, ये पता लगाया जा सकता है। कैसे पता लगाया जा सकता है? एक टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेस टेस्ट भी कह देते हैं। और इसमें ना एक्सरसाइज करवाई जाती है और टेस्ट से ना अंदाजा लगाया जाता है कि इसको ये वाला एंजाइना है कि नहीं। उसमें ईसीजी लीड्स अटैच की जाती है। मैं आप लोगों को उसकी एक वीडियो दिखाता हूँ, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। वेट अ मिनट, मैं वीडियो ओपन कर लूँ, आप लोगों को वीडियो दिखाता हूँ कि किस तरह ये टेस्ट किया जाता है। इसको हम स्ट्रेस टेस्ट भी कहते हैं, हम इसको एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट भी कहते हैं। ये टेस्ट किया जाता है, इससे अंदाजा लगाया जाता है बंदे को एंजाइना तो नहीं, एंजाइना ऑफ एफर्ट तो नहीं। मुझे अब ये बताएं कि आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? यू पीपल कैन सी द स्क्रीन? अच्छा, ये अब आया है, इसके जनरल प्रैक्टिशनर ने इसको सेंड किया। अब इस पे ईसीजी लीड्स लगाएंगे सबसे पहले। तो ईसीजी लीड्स लगेंगे, ये ईसीजी लीड्स के लिए लगा रहे हैं वो पैचेस। ये सारी ईसीजी लीड्स उसके साथ अटैच कर दी गई। 12 ईसीजी लीड्स होती हैं, 10 लीड्स लगती हैं। वैसे 12 लीड ईसीजी आपको मिलती है 10 लीड्स लगा के, वो आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो किस तरह लगती है। अब ये लगा ली गई। अब इसको ट्रेडमिल पे खड़ा कर दिया गया। अब इससे वन स्टेप बाय स्टेप इसकी स्पीड तेज की जाएगी। स्टेप बाय स्टेप इससे ज्यादा वर्क करवाया जाएगा। पहले ये नॉर्मल था, सही है, इसे थोड़ा सा चलाया जाएगा इस पे। फिर इसे पूछा जाएगा कि इसको चेस्ट टाइटनेस तो नहीं फील हो रही, इसको सारा एक्सप्लेन किया जा रहा है प्रोसीजर। चेस्ट टाइटनेस तो नहीं फील हो रही, फिर इसकी स्पीड थोड़ी और तेज की जाएगी। अब थोड़ी और तेज कर दी। फिर पूछा जाएगा चेस्ट टाइटनेस तो नहीं फील हुई, फिर थोड़ी और स्पीड तेज की जाएगी। अगर उसको चेस्ट टाइटनेस नहीं फील होती, इट मींस ये एक्सरसाइज इंड्यूस एंजाइना उसको नहीं है। लेकिन अगर जब हमने स्पीड तेज की, उसकी एक्टिविटी तेज की, उसको चेस्ट टाइटनेस फील होने लग जाती है। देखिए ये सारी ईसीजी रिकॉर्ड हो रही है साथ साथ। 12 लीड ईसीजी है, ईसीजी पे चेंजेस नजर आ जाएंगे। एंजाइना के भी ईसीजी पे चेंजेस नजर आ जाते हैं। आप लोगों ने ईसीजी अगर पढ़ी हो फर्स्ट ईयर में तो आप लोगों को आइडिया होगा कि जो मायोकार्डियल इंफार्क्शन उसके तो बड़े प्रोमिनेंट होते हैं। एंजाइना में भी एसटी वेरिएशंस कुछ ना कुछ होती हैं जिससे पता लग जाता है कि इसको एंजाइना हुआ है, लेकिन वो रिवर्ट हो जाती है, पता लग जाता है। लेकिन तो ईसीजी चेंजेस उसी टाइम देखी जाएगी। और उसके बाद केस एसटी डिप्रेशन, एसटी एलिवेशन, डिफरेंट केसेस में थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। डिफरेंट लीड्स में डिफरेंट केसेस होते हैं। तो एंजाइना में पता लग गया। तो इन दिस वे वी कैन डिटेक्ट कौन सा एंजाइना, क्लासिकल एंजाइना। दूसरा एंजाइना, दूसरा एंजाइना है वेजोस्पास्टिक एंजाइना। ये रेस्ट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप लेटे हुए हो या बैठे टीवी देख रहे हो, एकदम चेस्ट टाइटनेस फील होगी। इसमें क्या होता है? इसमें होता है वेजोस्पैज्म। यानी जो जैसे टेक्टनिक कॉन्ट्रैक्शंस होती है ना मसल्स में। कभी आप लोगों ने बहुत भार उठाया हो, बहुत भारी चीज उठाई, उसके बाद आप लोग देखते होगे कि आपकी बाजू एकदम ट्रेमर टाइप आ रही है, टेक्टनिक कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं, इस तरह आपको फील होता है। इसी तरह जो ब्लड वेसल्स होती हैं इनमें इनमें स्पैज्म हो सकता है। जब स्पैज्म हो जाएगा तो क्या होगा, ब्लड वेसल ओक्लूड होगी थोड़ी सी। तो जब ब्लड वेसल का डायामीटर छोटा हो जाएगा तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं जाएगी, तो चेस्ट टाइटनेस फील होगी। ये इसके डिफरेंट नाम है। वेजोस्पास्टिक एंजाइना, ये रेस्ट में होता है, रेस्ट एंजाइना। वेरिएंट प्रिंजमेटल, ये इसके डिफरेंट नाम है। सही हो गया। नेक्स्ट है अनस्टेबल एंजाइना। इसको हम एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम भी कहते हैं। इसका ट्रीटमेंट सिर्फ ड्रग्स से नहीं होता। इसमें या तो एंजियोप्लास्टी करनी पड़ती है या कैबेज करना पड़ता है। ड्रग में हम आईवी नाइट्रोग्लिसरीन दे सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग, बट इसका जो डेफिनेट ट्रीटमेंट है उसमें या तो कैबेज करना पड़ेगा, जो कहते हैं बाईपास ऑपरेशन, या एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी। ये इसका ट्रीटमेंट है, बिकॉज इट विल डायरेक्टली लीड टू मायोकार्डियल इंफार्क्शन फॉर श्योर। तो ये 3 टाइप्स एंजाइना की है। अब ये आप लोग एंजाइना का ना गौर से देखें। ये साइड पे पहले देखेंगे, नॉर्मल वेसल है। स्टेबल एंजाइना में एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ है। सही हो गया। एथेरोस्क्लेरोसिस क्यों होगा? ड्यू टू द वेरिएशन इन द लेवल ऑफ लिपिड्स इन द बॉडी। नेक्स्ट आ जाता है अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना में ये भी हुआ है, साथ क्या होता है, थ्रोम्बस बन रहा है। थ्रोम्बस बनेगा, ये वॉल को डैमेज करेगा, तो ये अनस्टेबल एंजाइना होता है। अनस्टेबल एंजाइना इज वेरी डेंजरस बिकॉज इट विल श्योरली लीड टू मायोकार्डियल इंफार्क्शन।
इसने मायोकार्डियल इन्फार्क्शन करवा देनी है। इसका ट्रीटमेंट कैबिज है या इसका ट्रीटमेंट एंजियोप्लास्टी है। इसमें एथेरोस्क्लेरोसिस के साथ थ्रोम्बस बन रहा है जो कि ओक्लूजन करवा देगा। एंड देन इज वेरिएंट एंजाइना, जिसमें हमने क्या कहा था, कोरोनरी स्पैज्म हो जाएगा, ब्लड वेसल का स्पैज्म हो जाएगा। स्पैज्म की वजह से वो क्लियर हो जाएगी फॉर द टाइम भी। ऑटोमेटिकली स्पैज्म भी खत्म हो सकता है, वरना हम मेडिसिन देके स्पैज्म को खत्म कर सकते हैं। तो दीज आर द वेरियस टाइप्स एंड द वेरियस नेम्स ऑफ द एंजाइना, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। जो मेन हमने मेडिसिन जब डिस्कस करनी है ना, हमने इन दो को ज्यादा डिस्कस करना है। जो अनस्टेबल है इसकी तो ट्रीटमेंट नॉन फार्माकोलॉजिकल है मेनली, और वो एंड पे हमने देखनी है, और वैसे आपको बता भी चुका हूँ वही सेम ट्रीटमेंट है कि इसमें कैबिज हो गई या एंजियोप्लास्टी होगी। तो पहले दो हम जो ड्रग्स के थ्रू उनको ट्रीट कर रहे होते हैं, कौन सी ड्रग्स इसमें अलाउ होती है, कौन सी इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, ये हमने देखना है। जरूरी नहीं है तीनों ग्रुप्स इन तीनों में अप्लाई होता है, नहीं, इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेशन आएंगी जो एमसीक्यूज में पूछी जाती है। कुछ जो एमसीक्यूज प्रॉफ किया वो मैं सारे आप लोगों को बताऊंगा। नहीं, स्पैज्म की कोई मेन रीजन नहीं होती। लाइक स्पैज्म की ना समटाइम ये रीजन भी हो सकती है कि फॉर एग्जांपल कोई डैमेज हो ब्लड वेसल का थोड़ा बहुत वॉल का, उधर कोई चीज आके लगे तो वो स्पैज्म करवा सकती है अगर ब्लड वेसल डैमेज हो। तो जरूरी नहीं कोई इसकी स्पेसिफिक रीजन हो। अब दो हम देख रहे हैं, स्टेबल एंजाइना और अनस्टेबल एंजाइना। इनका डिफरेंस थोड़ा सा देखते हैं, आप लोगों को एंजाइना का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अगर व्हेन हार्ट वर्क ड्यूरिंग द फिजिकल एक्सरसाइज, यानी मैंने आपको बताया, तो इसको हम डिटेक्ट कैसे करते हैं, थ्रू स्ट्रेस टेस्ट, सही हो गया, या एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट। दूसरे, अगर नीदर एट रेस्ट व्हाइल स्लीपिंग नॉर विद अ लिटिल फिजिकल एक्सर्शन। अनस्टेबल एंजाइना कोई नहीं पता कब कभी भी हो जाए। स्टेबल एंजाइना डजंट कम एज सरप्राइज, लेकिन अनस्टेबल कभी भी हो सकता है, ये एकदम होता है, सडन होता है, सरप्राइज होता है, तब पता लगता है कि ये हो गया। जैसे होता है ना हार्ट अटैक एकदम होता है, तो हो सकता है उसके पीछे यही कॉज होती है, तो एकदम कुछ चीजें होती हैं। जो स्टेबल एंजाइना है ये थोड़े टाइम के लिए रहता है, कम सीवियर होता है, बट अनस्टेबल एंजाइना इज वेरी सीवियर। स्टेबल एंजाइना मेडिसिन से ट्रीट होता है, बट अनस्टेबल एंजाइना मेडिसिन से नहीं ट्रीट होता। इसके लिए हमें डिफरेंट चीजें करनी होती है। और अनस्टेबल एंजाइना लीड टू, ये सिग्नल दे रहा है कि हार्ट अटैक होने लगा। तो ये हमारे पास एंजाइना का थोड़ा सा ओवरव्यू आप लोग को आई होप समझ आ गया होगा। अब हम आहिस्ता आहिस्ता चीजें करेंगे। स्ट्रेस टेस्ट आप लोग को दिखा दिया है, उसमें यही चीजें होती है। अब आप लोग को याद रहेगा स्ट्रेस टेस्ट के उसमें ईसीजी की लीड्स लगा दी जाती है, उससे एक्सरसाइज करवाई जाती है, ट्रेडमिल पे करवाई जा सकती है, साइकिलिंग करवाई जा सकती है जो होती है एक्सरसाइज वाली। उससे जब एक्टिविटी करवाई जाएगी साथ साथ उसकी ईसीजी रिकॉर्ड होती रहती है और उधर चेंजेस नोट की जाती हैं। तो यहां तक समझ आ गया एंजाइना के बारे में आप लोगों को? चले, यहां तक आप लोग को आ गया समझ। अब हम आते हैं ड्रग्स की तरफ। अब हमारे पास दो चीजें हो सकती हैं एंजाइना के केस में। हमने कहा है कि उसको क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है, देयर इज डिक्रीज इन ऑक्सीजन सप्लाई टू द हार्ट। तो हम दो चीजें कर सकते हैं, या तो ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा कर दें हार्ट को, या हम हार्ट का जो फंक्शन है वो कम कर दें। यानी हार्ट की रिक्वायरमेंट या तो कम कर दें या ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा कर दें। ये पॉइंट मैंने आपको एक दो दिन पहले भी समझाया था कि इसका ट्रीटमेंट हम दो तरह से कर सकते हैं। या तो ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा कर दें, जैसे मैंने बताया था कि किसी की सैलरी है 50,000 और उसका खर्चा हो गया 70,000। तो अब उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो इतना काम करे कि उसकी सैलरी हो जाए 70,000, या वो महीने का 70,000 कमाए ताकि वो 70,000 अपना खर्चा पूरा कर सके, या वो अपने खर्चे कम करके 70,000 से 50,000 कर दे। तो उसके पास दो चॉइसेस है। इसी तरह हार्ट के पास भी दो हम तरीके से हार्ट का एंजाइना रिलीव करवा सकते हैं। हार्ट को ऑक्सीजन कम मिल रही है इन केस ऑफ एंजाइना, हम दो चीजें कर सकते हैं। पहली चीज है कि उसकी ऑक्सीजन सप्लाई ज्यादा कर दें, और दूसरी चीज है कि उसकी ऑक्सीजन जो रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो कम कर दें। अब डिफरेंट ड्रग्स यूज होती है, उनके डिफरेंट मैकेनिज्म। नाइट्रेट्स होते हैं ना, नाइट्रेट्स होते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं और बीटा ब्लॉकर होते हैं। ये ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को कम करते हैं, ये तीनों ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को कम करते हैं। और इसमें से जो नाइट्रेट और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं ना, ये ऑक्सीजन डिलीवरी को भी ज्यादा करते हैं।
बाय रिड्यूसिंग द वेजोस्पास्टिक एंजाइना यानी वेजोस्पैज्म। जो बीटा ब्लॉकर है ना, यानी उसका एक काम है, यानी नाइट्रेट्स और सीसीबी दोनों काम कर सकते हैं, इसके दोनों मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। लेकिन जो बीटा ब्लॉकर्स है ना, वो सिर्फ हमारे पास ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम कर सकते हैं, वो ऑक्सीजन की डिलीवरी ज्यादा नहीं करते। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि जो हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स है वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है वो कम कर देंगे। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बीटा ब्लॉकर कैसे कम करेंगे? किसी को याद हो? हाउ बीटा ब्लॉकर विल डिक्रीज द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन? यस, बीटा ब्लॉकर अपनी एक्टिविटी कम कर देंगे, हार्ट रेट कम कर देंगे, हार्ट रेट कॉन्ट्रेक्टिलिटी कम कर देंगे, अपना काम कम कर दिया। जब उन्होंने अपना काम कम कर दिया तो उनकी सप्लाई अब क्या होगा, उनकी रिक्वायरमेंट कम होगी, तो हम इस तरह एंजाइना को कर सकते हैं। लेकिन बीटा ब्लॉकर ब्लड वेसल्स पे कोई इफेक्ट नहीं कर सकते। देखें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कैसे ज्यादा हो सकती है? अगर हम वेजोडाइलेशन कर दें, वेजोडाइलेशन करके कोरोनरी वेसल को ब्लड सप्लाई ज्यादा कर दें, इस बात से एग्री करते हैं आप लोग? अगर हम वेजोडाइलेशन करके कोरोनरी वेसल्स की ब्लड सप्लाई ज्यादा कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि नहीं? तो जो आपके नाइट्रेट्स होते हैं, नाइट्रेट्स क्या करते हैं, डायरेक्टली एक्ट करते हैं ब्लड वेसल की वॉल से और डायरेक्टली वेजोडाइलेशन करवाती है। हार्ट का तो वैसे भी लोकल वेजोडाइलेटर नाइट्रिक ऑक्साइड ही होता है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड कोरोनरी वेसल्स की वेजोडाइलेशन कर सकता है और उसको ब्लड सप्लाई ज्यादा कर देगा, उसकी जो न्यूट्रिशन है उसको ज्यादा पहुंच जाएगी इजीली। और जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है वो भी ये कर सकता है, वो भी वेजोडाइलेशन करवा सकता है डायरेक्टली। कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करेगा, वेजोडाइलेशन होगी, वहां पे जो ब्लड सप्लाई है ज्यादा हो जाएगी कोरोनरी वेसल की। लेकिन बीटा ब्लॉकर ऐसा नहीं कर सकता। बीटा ब्लॉकर आप लोगों को आप लोग कर चुके हो कि वो वेजोडाइलेशन नहीं करवा सकता, तो बीटा ब्लॉकर हमारे पास ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा नहीं कर सकता। ये पॉइंट क्लियर करना है, ये पॉइंट क्लियर है? चलिए ये पॉइंट आप लोग का हो गया क्लियर। ट्रीटमेंट ऑफ अनस्टेबल एंजाइना आप लोगों ने को बता चुका हूँ, या कैबिज होगा या एंजियोप्लास्टी होगा, ये हमने एंड पे देख लेना, एंड पे भी आएगा तो वो आप लोगों को पता है। या बाईपास कर दो उस बंदे का अनस्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना वही है जो कि मायोकार्डियल इंफार्क्शन उसी टाइम करवा सकता है। और या उसका एंजियोप्लास्टी का जो कहते हैं स्टेंट डाल दिया तो वो एंजियोप्लास्टी वो कर दो, उसका ट्रीटमेंट ही हो गया। अब हम आते हैं नाइट्रेट्स पे। जो नाइट्रेट्स है ना, ये हमारे पास क्या होता है, प्रो ड्रग ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। और नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है, इट इज अ लोकल वेजोडाइलेटर, ये वेजोडाइलेशन करवा सकती है। वेजोडाइलेशन में ये वीनो डायलेशन करवाएगी, प्री लोड कम करवाएगी, कार्डिक वर्क कम करवाएगी, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम। इसने क्या किया, हार्ट का वर्क कम करवाया, उसकी वजह से ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम होगी। तो मुझे एक बात बताएं, जो वीनो डायलेशन होती है इसके साथ एक साइड इफेक्ट एसोसिएटेड होता है वीनो डायलेशन के साथ, वो कौन सा साइड इफेक्ट था? वेरी गुड। एक तो ये हो गया, एक और साइड इफेक्ट होता है वीनो डायलेशन का। यस, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक तो आपके पास होता है ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, और एक होता है टैकिकार्डिया, रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया। ये तो आप लोगों को आते हैं, सही हो गया, ये तो आप लोग आते हैं। देखिए नाइट्रेट्स है ना, इसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती है, सबलिंगुअल भी होती है, ट्रांसडर्मल भी होती है। सबलिंगुअल आप लोगों ने देखी हुई है, ट्रांसडर्मल मैंने बताया था पैचेस होते हैं। ट्रांसडर्मल की जो लाइफ है, यानी ये ज्यादा लॉन्ग एक्टिंग होती है, ये ज्यादा देर तक वर्क कर सकती है। आईवी फॉर्मुलेशंस भी होती हैं, तो ये डिफरेंट फॉर्मुलेशन है, ये आप लोगों ने पढ़ लेनी है, ये आप लोगों ने खुद देखनी है। तो डिफरेंट फॉर्मुलेशन होती है किसी भी ड्रग की, आप लोगों को बताया। इसके साइड इफेक्ट्स एमसीक्यूज आते हैं। इसके जो साइड इफेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है ना, वो हेडेक है। ये माइग्रेन करवाती है, जो नाइट्रिक ऑक्साइड है माइग्रेन करवाती है, और ये प्रॉफ का एमसीक्यू है। ये अगली स्लाइड में भी है, मैंने लिखा हुआ, ये प्रॉफ एमसीक्यू है, ये याद रखना है, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है। जो नाइट्रेट्स है वो क्या करवाते हैं, हेडेक माइग्रेन करवाते हैं। माइग्रेन इज द वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट ऑफ नाइट्रेट्स, जो कि प्रॉफ के एमसीक्यू में आया हुआ है। उसके अलावा ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया, फ्लशिंग क्यों होगी, वेजोडाइलेशन, फ्लशिंग हो जाएगी, ब्लड सप्लाई वहां ज्यादा हो जाएगी, और फ्लूइड रिटेंशन, ये तो आप लोग को इजी पता है। ये टैकीफाइलेक्सिस करवा सकती है, आप लोग जनरल फार्मा में पढ़ के आए हो।
टेकीफाइल एक्सिस क्या होता है, अगर कंटिन्यूसली हम यूज करते हैं आफ्टर द शॉर्ट इंटरवल तो क्या होगा, इसकी फंक्शनिंग नहीं होगी। अगर आप इसकी डोज भी ज्यादा कर देते हो तब भी स्टिल ये फंक्शन अपना परफॉर्म नहीं कर पाएगी। आप लोगों ने टेकीफाइल एक्सिस जनरल फार्मा में पढ़ा हुआ है। तो आप थोड़ी देर बाद इसको देते हो, यानी इसमें गैप लाते हो, तो ये फंक्शन परफॉर्म करेगी। तो जो ट्रांसडर्मल पैचेस लोग लगा रहे होते हैं ना, तो ट्रांसडर्मल पैचेस में उनको कहा जाता है कि 24 आवर्स के लिए ट्रांसडर्मल पैचेस नहीं लगाने, मतलब 24 के 24 घंटे नहीं लगा के रखने, टेकीफाइल एक्सिस हो जाएगा। प्रेफर किया जाता है कि ट्रांसडर्मल पैचेस ऑलमोस्ट 10 से 12 घंटे लगाए जाएं और सुबह के टाइम प्रेफर्ड होते हैं, रात के टाइम ना लगाएं, सुबह के टाइम लगा लें। सुबह टाइम कैटाकोलामीन्स एक्सेट्रा ये हार्मोन ज्यादा हो रहे होते हैं। तो 24 आवर्स जो होते हैं ये हमारे पास नहीं लगाते, वरना टेकीफाइल एक्सिस हो जाता है। बस ये बात याद रखनी है, इसलिए इसमें गैप लाना होता है। कार्डियोवैस्कुलर टॉक्सिसिटी विद सिल्डेनाफिल, ये किस तरह हो सकती है आप लोग बताएं। कल मैंने बताया था, इसको क्यों हम सिल्डेनाफिल के साथ नहीं देंगे। चलिए मैं टेकीफाइल एक्सिस का हल्का सा आप लोग को बता देता हूँ। देखिए बिकॉज ये भी वेजोडाइलेटर है, सिल्डेनाफिल भी वेजोडाइलेटर है, दो वेजोडाइलेटर इकट्ठे मिल जाए तो ऑब्वियसली बहुत सीवियर हाइपोटेंशन करवाएंगे। अब टेकीफाइल एक्सिस जो है ना, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। कोई ड्रग है ना, आपके पास ये ड्रग है, ये रिसेप्टर है, रिसेप्टर के अंदर मैकेनिज्म्स होते हैं, सही हो गया। रिसेप्टर के आगे न्यूरोट्रांसमीटर्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट ट्रांसमीटर्स हो सकते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। एक ड्रग है, अगर हम उस ड्रग को शॉर्ट इंटरवल के बाद देते रहे, उसको छोटे छोटे इंटरवल के बाद देते रहे या कंटिन्यूसली देते रहे, तो क्या होगा, जो उसके जो उसकी आगे जिससे अटैच्ड है वो, फॉर एग्जांपल वो जिस मशीनरी के साथ अटैच है वो सारी यूज हो जाएगी फॉर द टाइम भी, थोड़ी सी देर के लिए, वो थोड़ी सी देर के लिए अनअवेलेबल हो जाएगी। तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, ड्रग एक्शन नहीं कर सकती। बेशक हम ड्रग उसको देते जाएं, लेकिन पीछे जो फंक्शन करवा रहा था वो तो अब मौजूद ही नहीं है। तो क्या होगा, थोड़ी देर के लिए उसकी फंक्शनिंग रुक जाएगी। ये पॉइंट बस याद रखना, ये टेकीफाइल एक्सिस होता है। ये अगर तब होता है अगर शॉर्ट शॉर्ट इंटरवल के बाद हम ड्रग देते जाएं। और ये प्रिवेंट कैसे हो सकता है, इससे बचा कैसे जा सकता है, कि अगर हम ड्रग देने के दरमियान में एक प्रॉपर गैप रखें, एक प्रॉपर गैप हो। फॉर एग्जांपल मैंने बताया ना, ट्रांसडर्मल पैचेस है, 12 आवर्स के लिए देंगे, 12 आवर्स नहीं देंगे, तो उतनी देर में सारी जो ट्रांसमीटर्स है वो रिकवर कर जाते हैं। इसका यही हिसाब है। फॉर एग्जांपल आप बहुत ज्यादा काम करते हो, आपकी सारी एटीपी यूज हो जाती है, तो आप चल नहीं पाते, आप कहते हो बस मेरी यार बस हो गया, मैं नहीं चल सकता, थक गया हूँ, आप बैठ जाते हो। यानी आप अब 12 घंटे आप सो जाओ, फिर 12 घंटे बाद दोबारा उठो तो आप फ्रेश होते हो, आप चल सकते हो। जस्ट ये एग्जांपल दे रहा हूँ इससे रिलेट करने के लिए। ये टेकीफाइल एक्सिस का सारा है, उसकी जो आगे एनर्जी जो आगे वो ट्रांसमिट करता है, जिसके थ्रू वो एक्शन परफॉर्म करवाता है, जैसे जी प्रोटीन होता है, उसके आगे परफॉर्म करवाने के लिए प्रोटीन काइनेज और ये डिफरेंट चीजें होती हैं, तो वो सारी चीजें सेचुरेट हो सकती हैं, तो उसकी वजह से टेकीफाइल एक्सिस होगा। तो बस ये आई होप आप लोग को आइडिया हो गया होगा। नेक्स्ट अब हम आते हैं, ये थोड़ा सा मैं आपको एक्शन दिखा दूं। अब आप लोगों के पास दो ड्रग्स होती है, एक होती है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और एक होती है नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स का एक तो पहले बताया हुआ कि एंडोथीलियम पे जब M3 रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं, M3 रिसेप्टर एंडोथीलियम पे एक्टिवेट होते हैं, तो आर्जिनिन कन्वर्ट होती है इनटू द नाइट्रिक ऑक्साइड, और ये क्या करवाती है, वेजोडाइलेशन। ये हमारे पास होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। वेजोडाइलेशन कैसे करवाती है, जब M3 डायरेक्टली किसी ड्रग के थ्रू एक्टिवेट होते हैं। देन हम देखते हैं ये कैल्शियम चैनल ब्रोकर और ये हम नाइट्रेट्स के एक्शन को, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। अब याद रखना है, नाइट्रेट्स अलग चीज है, नाइट्राइट्स अलग चीज है, इसको आपस में कंफ्यूज नहीं करना। ये नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये एक नहीं होते, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट एक आने, नाइट्राइट का होता है वो नाइट्रेट का नहीं होता, वो मैं आगे समझाऊंगा। तो याद रखना, नाइट्रेट एंड नाइट्राइट में डिफरेंस होता है। लेकिन ये हमें प्रोवाइड क्या करेंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड करेंगे। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करेगी, हमारे पास जो गुआनिलाइल साइक्लेज है, जीटीपी को साइक्लिक जीएमपी में, साइक्लिक जीएमपी फिर क्या करेगी, मायोसिन लाइट चेन काइनेज को, जो फोस्फेट है
उसकी डीफॉस्फोराइलेशन करवाएगी और रिलैक्सेशन होगी। तो ये पूरा एक मैकेनिज्म फॉलो हो रहा होता है, उससे रिलैक्सेशन हो जाती है आप लोगों की जो ब्लड वेसल्स है। ये नाइट्रेट्स इस तरह एक्शन करवा रहे होते हैं। साइक्लिक जीएमपी मीडिएटेड एक्शन है ये, इसमें साइक्लिक जीएमपी इन्वॉल्व होती है। जैसे आप ज्यादातर पढ़ते हो ना, साइक्लिक ईएमपी इन्वॉल्व होता है या IP3 इन्वॉल्व होता है, डैग इन्वॉल्व होता है, तो इसमें साइक्लिक जीएमपी इन्वॉल्व होता है। अब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का अगर आप लोग इधर गौर से एक्शन देखें तो अभी ये सिर्फ सिंपल कैल्शियम है, नॉर्मल, अभी कैल्शियम ब्लॉकर नहीं दिया। तो कैल्शियम क्या करवाता है, यहाँ पे आके फॉस्फोराइलेशन करवा देता है, और फॉस्फोराइलेशन कॉन्ट्रैक्शन करवाती है जब कैल्शियम एंटर हो रहा है। तो अगर हम कैल्शियम को ब्लॉक कर देंगे तो रिलैक्सेशन हो जाएगी, यानी इसकी जो फॉस्फोराइलेशन है वो नहीं होगी, और जब फॉस्फोराइलेशन नहीं होगी तो रिलैक्सेशन हो जाएगी। तो इन दिस वे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और जो नाइट्रेट्स है, नाइट्राइट्स है, ये वेसोडाइलेशन करवाते हैं। ये आप लोगों ने पहले भी मैकेनिज्म पढ़ लिया हुआ था, ये अब भी आप लोग को एक बार दिखा दिया ताकि आप लोग का रिवाइज हो जाए। अगेन मैंने आप लोगों को बताया था, टैकीकार्डिया का हमें पता है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन का पता है, ये अगेन नोट कर लें। ये आप लोग की बुक की भी लाइन है, ये प्रोफ का एमसीक्यू है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ। जो नाइट्रेट्स हैं इनका साइड इफेक्ट है थ्रोबिंग हेडेक फ्रॉम मेनिंजियल आर्टरी वेसोडाइलेशन, ये प्रोफ एमसीक्यू है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, मैंने कहा था कि नाइट्रेट्स अलग हैं और नाइट्राइट्स डिफरेंट होती हैं, मतलब एक चीज नहीं होती है। जो नाइट्राइट्स है जिसमें आई आता है, ये मेथमोग्लोबिनीमिया करवाती है। सही हो गया, इसका एक साइड इफेक्ट में आता है मेथमोग्लोबिनीमिया। ये पॉइंट क्लियर हुआ। यही जो मेथमोग्लोबिनीमिया है, अब नाइट्राइट मेथमोग्लोबिनीमिया अगर बनवाती है, तो हमने कल साइनाइड टॉक्सिसिटी पढ़ी थी नाइट्रोप्यूसाइड के यूज में। तो नाइट्राइट उधर हमने देखा था कि यूज हो रहे थे मेथमोग्लोबिनीमिया बनाने के लिए, ताकि साइनाइड टॉक्सिसिटी को खत्म किया जा सके। वैसे नाइट्राइट इटसेल्फ मेथमोग्लोबिनीमिया करवाती है, साइड इफेक्ट है, लेकिन साइनाइड टॉक्सिसिटी को ट्रीट करना है तब ये इसका क्लिनिकल यूज हो जाएगा। सही हो गया, ये पॉइंट समझ आया आप लोगों को। मुझे ये पॉइंट बता दें, आप लोग को क्लियर हो गया कि नाइट्राइट्स जो है ये मेथमोग्लोबिनीमिया करवा सकती है। पहले ये बस पॉइंट क्लियर करें, जो नाइट्राइट्स है ये मेथमोग्लोबिनीमिया करवा सकती है। सही हो गया, ये इसका साइड इफेक्ट है। अब इसका साइड इफेक्ट हम क्लिनिकल यूज भी कर सकते हैं। किस तरह इसको क्लिनिकली यूज कर सकते हैं नाइट्राइट्स को, किस तरह हम नाइट्राइट्स जो मेथमोग्लोबिनीमिया बना रहे हैं उससे फायदा ले सकते हैं, वो हम आगे देख लेते हैं। ये पॉइंट क्लियर करें, जो नाइट्रेट्स होते हैं ये मेथमोग्लोबिनीमिया नहीं करवाते, बस ये पॉइंट आप लोगों ने क्लियर रखना है। जो नाइट्राइट होते हैं जिसमें आई आता है, दे कैन कॉज मेथमोग्लोबिनीमिया। जो नाइट्रेट्स होते हैं दे कैन नॉट कॉज मेथमोग्लोबिनीमिया। ये पॉइंट क्लियर रखना क्योंकि ये एमसीक्यूज में आता है। अब पहले मैं साइनाइड पॉइजनिंग करवा देता हूँ। कल हमने पढ़ा था साइनाइड पॉइजनिंग करवाता है, कौन करवा रहा था साइनाइड पॉइजनिंग? कल हमने एक ड्रग पढ़ी थी जो कि साइनाइड पॉइजनिंग करवा रही थी, और वो ड्रग हम हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में भी दे रहे थे। वेरी गुड, नाइट्रोप्यूसाइड। नाइट्रोप्यूसाइड क्या करवा रही थी? साइनाइड टॉक्सिसिटी करवा रही थी। और अब हमने साइनाइड टॉक्सिसिटी ट्रीट करनी थी, हमने उसकी साइनाइड टॉक्सिसिटी खत्म करनी थी। तो एक तो उसका बड़ा इजी सा तरीका था कि हाइड्रोक्सीकोबालामिन दे, जो कि प्रेफर्ड है, विच इज विटामिन B12। ये तो बड़ी सिंपल सी थी। जो ट्रीटमेंट 1 था वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। ट्रीटमेंट 1 में हमने सबसे पहले स्टेप में क्या करना था? जो स्टेप 1 था, हमें स्टेप 1 में मेथ हीमोग्लोबिन बनाना था। ये आप लोग को याद है जिन्होंने स्लाइड्स पढ़ी थी कल, कि सबसे पहले जो स्टेप 1 है उसमें हमने मेथ हीमोग्लोबिन बनाना था। ये पॉइंट याद है आप लोगों को? अगर हमने साइनाइड टॉक्सिसिटी ट्रीट करनी है तो सबसे पहले स्टेप में हमें मेथ हीमोग्लोबिन चाहिए। तो मेथ हीमोग्लोबिन हम कैसे बनाते हैं? मेथ हीमोग्लोबिन बनाने के लिए हम यूज करते हैं नाइट्राइट्स को, अमाइल नाइट्राइट और आईवी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सोडियम नाइट्राइट। तो अब मुझे बताएं कि नाइट्राइट यूज हो सकते हैं फॉर द क्लिनिकल पर्पस, उसका जो साइड इफेक्ट है वो क्लिनिकल पर्पस के लिए यानी यूज हो रहा है कि नहीं? देखिए, जो नाइट्राइट है उसके थ्रू हमने क्या बना दिया? मेथ हीमोग्लोबिन। ये उसका साइड इफेक्ट था नाइट्राइट का, लेकिन अब हम उसको किसी यूजफुल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, मेथ हीमोग्लोबिन बन गया।
अब मेट हीमोग्लोबिन कंपटीशन करेगा साइनाइड के साथ। साइनाइड के पास अब दो ऑप्शन है। साइनाइड या तो कॉम्प्लेक्स 4 के साथ जाके अटैच हो जाएगा जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे होता है, या साइनाइड आके मेट हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाएगा। अब साइनाइड ने उसके पास जाना है जिसके साथ साइनाइड की एफिनिटी ज्यादा है। तो साइनाइड की एफिनिटी किसके साथ ज्यादा है? साइनाइड की एफिनिटी किसके लिए ज्यादा होती है? वेरी गुड, साइनाइड की एफिनिटी है मेट हीमोग्लोबिन के लिए ज्यादा। तो साइनाइड क्या करेगा? मेट हीमोग्लोबिन के साथ जाके अटैच हो जाएगा। सही हो गया। ये क्या हमारे पास बना देगा? सायानो मेट हीमोग्लोबिन। तो सायानो मेट हीमोग्लोबिन हमारे पास बन गया। अब साइनो मेट हीमोग्लोबिन को हमने क्या करना है? इसको हमने बॉडी से बाहर निकालना है। ये हमारे पास बन गया। साइनाइड हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे जाके काम करने से रोक दिया, कामयाब हो गए। दूसरे स्टेप में हमने यूज करना है आईवी सोडियम थायोसल्फेट। जब हम सोडियम थायोसल्फेट यूज करेंगे ना, यहाँ पे अब हम यूज उसको दे देते हैं सोडियम थायोसल्फेट। जब हमने उसको सोडियम थायोसल्फेट दे दिया तो मेट हीमोग्लोबिन अलहदा हो गया, और जो साइनाइड था वो यहां पे जाके इसने क्या कर दिया? थायोसायानेट बन गया। तो हमारे पास दो चीजें बन गई, वापस मेट हीमोग्लोबिन रीजनरेट हो गया, मेट हीमोग्लोबिन दोबारा बन गया, और हमारे पास थायोसायानेट बन गया। थायोसायानेट कैन बी एक्सक्रीटेड फ्रॉम द किडनी। तो क्या होगा? थायोसाइनाइड किडनी के जरिए बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो इन दिस वे साइनाइड बॉडी से बाहर निकल गया। अब हमारे पास पीछे मेट हीमोग्लोबिन रह गया है। अब हमें मेट हीमोग्लोबिन इतना अच्छा तो नहीं होता बॉडी के लिए, नुकसानदेह तो होता है। मेट हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में पीछे रह गया है। थायोसाइनाइड के थ्रू हमने थायोसाइनेट के थ्रू हमने साइनाइड बॉडी से निकाल दिया, किडनी के थ्रू वो बाहर निकल गया। अब मेट हीमोग्लोबिन रह गया। अब मेट हीमोग्लोबिन को हमने वापस एचबी में कन्वर्ट करना है, वापस इसको नॉर्मल हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट करना है ताकि ये अपना नॉर्मल फंक्शन करे। जो हमने काम करवाना था वो कर दिया इसने। अब हम इसको नॉर्मल कन्वर्ट करेंगे, तो हम देते हैं मिथाइलिन ब्लू। जो मिथाइलिन ब्लू है ये हमारे पास मेट हीमोग्लोबिन को ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट कर देती है। तो इन दिस वे वी कैन ट्रीट साइनाइड टॉक्सिसिटी। और इसमें हम सोडियम नाइट्राइट यानी नाइट्राइट का जो मेट हीमोग्लोबिन वाला फंक्शन है, जो साइड इफेक्ट है, वो यूज करते हैं फॉर द क्लिनिकल पर्पस। अब ये क्लियर हो गया ट्रीटमेंट ऑफ साइनाइड टॉक्सिसिटी पॉइजनिंग। चलिए, बाकी सबको भी क्लियर है? सो गुड। तो ये अब आप सबको क्लियर हो गया कि जो साइनाइड टॉक्सिसिटी है, साइनाइड पॉइजनिंग है, वो हमने किस तरह ट्रीट की। सही है। यहाँ तक हमारे नाइट्राइट्स का मेन वो बताऊं, उससे पहले ये वाला देखें जो मैंने कहा था कि नाइट्रेट्स के साथ सिल्डेनाफिल नहीं देनी। बाकी सबको भी मेरी आवाज नहीं आ रही कि एक स्पेसिफिक पर्सन को नहीं आ रही? मुझे एक बार कंफर्म कर दें। कैन यू पीपल हेयर मी क्लियरली? अब आ रही है आपको? तो नहीं है? चलिए एक सेकेंड। अच्छा, आप मुझे बताएं कि अब क्लियर हुई कि अभी भी डिस्टॉर्टेड है? अब क्लियर हो गया? चलिए, अब सबको क्लियर हो गया। हम अभी ये देखने लगे थे, ये मैं दोबारा से बताता हूँ। मैंने कहा था कि जो हमारे पास नाइट्रेट्स है, वी कैन नॉट यूज इट अलोंग विद द सिल्डेनाफिल। हमारे पास ना दो स्टेप होते हैं। जीटीपी कन्वर्ट होती है साइक्लिक जीएमपी में, और साइक्लिक जीएमपी कन्वर्ट करता है, साइक्लिक जीएमपी स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन करवाता है, उससे ब्लड वेसल डायलेट होती है। सही हो गया। तो नाइट्रेट्स क्या करते हैं? साइक्लिक जीएमपी ज्यादा करवाते हैं बाय एक्टिंग ऑन गुआनाइल साइक्लेज एंजाइम। साइक्लिक जीएमपी ज्यादा करवाते हैं। अब जो साइक्लिक जीएमपी है, इसको ब्रेक करके जीएमपी में भी तो कन्वर्ट करना है। उसको ब्रेक करता होता है फोस्फोडाइएस्ट्रेस 5, लेकिन जो सिल्डेनाफिल है वो इसको इनहिबिट कर देता है। तो यानी नाइट्रेट्स क्या करवा रहे हैं? साइक्लिक जीएमपी को ज्यादा करवा रहे हैं, और जो सिल्डेनाफिल है वो साइक्लिक जीएमपी की डिग्रेडेशन नहीं होने दे रहा, साइक्लिक जीएमपी को जीएमपी में कन्वर्ट नहीं होने दे रहा।
तो साइक्लिक जीएमपी क्या होगी, इसका लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। और जब साइक्लिक जीएमपी का लेवल हाई होगा, इट विल कॉज स्मूथ मसल, बहुत ज्यादा हाइपोटेंशन हो जाएगी। अब आप लोग को क्लियर हुई? अभी अगेन डिस्टॉर्शन थी। आप लोग को कहाँ तक ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ है, ये नहीं हुआ? अभी भी क्लियर नहीं हुई क्योंकि मैंने अब अगेन नेट को चेक किया। चलिए रिपीट मैं आप कर देता हूँ, अगर आप पहले मुझे बता दें कि क्लियर हो गया कि नहीं, ताकि फिर मैं रिपीट करूँ उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, अब मैं अगेन बताता हूँ सिल्डेनाफिल से। जो नाइट्रेट्स का काम है, ये क्या कर रहा है, ये हमारे पास साइक्लिक जीएमपी ज्यादा करवा रहा है बाय एक्टिंग ऑन ग्वानिलाइल साइक्लेज एंजाइम। ये नाइट्रेट साइक्लिक जीएमपी ज्यादा करवा रहा है। जो साइक्लिक जीएमपी है, इसने टूटना भी होता है। साइक्लिक जीएमपी जब तक हमारे पास मौजूद है, इट विल कॉज स्मूथ मसल रिलैक्सेशन। और साइक्लिक जीएमपी को डिग्रेड करने के लिए एक एंजाइम प्रेजेंट है जिसको कहते हैं फोस्फोडाइएस्ट्रेस 5। ये साइक्लिक जीएमपी को तोड़ता है इनटू जीएमपी, जो सेल फंक्शनिंग को इनहिबिट कर देती है। जब इसकी फंक्शनिंग इनहिबिट हो जाएगी, तो साइक्लिक जीएमपी जीएमपी में कन्वर्ट होगा। तो इन दिस वे नाइट्रेट भी साइक्लिक जीएमपी का लेवल ज्यादा कर रहा है, और जो सिल्डेनाफिल है वो साइक्लिक जीएमपी को टूटने नहीं दे रहा, तो उसका लेवल ज्यादा रहेगा। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या, एक सेकंड में अब नेट अगेन कन्वर्ट करने लगा हूं। आई डोंट नो इधर क्यों। अच्छा, मैंने नेट कन्वर्ट किया है, तो काइंडली अब मुझे बताएं कि अब भी आवाज डिस्टॉर्टेड है या आप सही है। अब मैंने नेट किसी और नेटवर्क पे किया। अब आवाज आ रही है आप लोगों को? चलिए, अब मैंने नेट कन्वर्ट किया है, अब मुझे बताएं कि अब आ रही है कि नहीं। अब मैंने नेट कन्वर्ट किया है, तो काइंडली कंफर्म मी। मैं नेट कन्वर्ट कर रहा था, तो अब होपफुली 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 अब नहीं होगी। नेट का आई डोंट नो क्या इश्यू आ रहा है, और दो आता नहीं होता इस टाइम। चलिए, अब मुझे फिर से गेम क्लियर कर दें कि आवाज स्क्रीन सब कुछ नजर आ रहा है आप लोगों को? यू पीपल कैन सी द स्क्रीन नाउ? चलिए, अब आई होप खराब ना हो फिर से। देखिए, फोस्फोडाइएस्ट्रेस 5 जो है, इसको सिल्डेनाफिल इनहिबिट करेगा। जब फोस्फोडाइएस्ट्रेस 5 इनहिबिट होगा तो साइक्लिक जीएमपी का लेवल ज्यादा होगा। नाइट्रेट साइक्लिक जीएमपी का लेवल ज्यादा करवा रहा है। तो दोनों का काम क्या है, दोनों साइक्लिक जीएमपी जो है उसको ज्यादा रख रहे हैं। जब ये ज्यादा रहेगी, तो एज अ रिजल्ट स्मूथ मसल रिलैक्सेशन हो जाएगी, और बहुत ज्यादा स्मूथ मसल रिलैक्सेशन होगी, क्योंकि ये साइनर्जिस्टिक एक्शन है। साइनर्जिस्टिक एक्शन वो होता है कि 2 + 2 = 5, वरना तो 2 + 2 = 4 होता है ना। साइनर्जिस्टिक होता है दो मेडिसिन का जब इफेक्ट मिल जाए, तो वो एडिशन ना हो, वो एडिशन से भी ज्यादा हो। सही हो गया? तो ये एक तरह से साइनर्जिस्टिक इफेक्ट शो करती है सिल्डेनाफिल अलोंग विद द नाइट्रेट्स। दैट्स व्हाई वी कैन नॉट यूज बोथ ऑफ द ड्रग पैरेलली, इकट्ठे नहीं यूज करेंगे। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक? अब सबको क्लियर है?
चले अब एक और मैं आप लोग को बताता हूँ, जो आप लोग पढ़ोगे वहां पे एक आएगी संडेज मंडेज डिजीज, मंडे मंडे डिजीज के नेम से है। तो वो किस हिसाब से वो डिजीज उन्होंने कही हुई है। मंडे डिजीज ये डिजीज है कि ना कुछ पहले जमाने में या अभी भी जो नाइट्रोजन फैक्ट्रीज में वर्क करते हैं, वहां पे नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स वो क्या करवाती है, वो वेजोडाइलेशन करवाती है। जो नाइट्रेट्स नाइट्राइट्स वाले इफेक्ट्स है ना, वो आने शुरू हो जाते थे पर्सन में। नाइट्रेट के साइड इफेक्ट क्या है, वेजोडाइलेशन, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, रिफ्लेक्स टैक्टिकार्डिया। आप लोगों ने जो साइड इफेक्ट्स देखे थे, मैं आप लोगों को दोबारा साइड इफेक्ट खोल देता हूँ। ये वाले साइड इफेक्ट, टैकिकार्डिया, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, उसको सर में दर्द फील होती है, ये वाले 3-4 साइड इफेक्ट्स आ रहे होते थे। मंडे को जाता था तो उसको ये साइड इफेक्ट आ रहे होते थे। फिर ट्यूसडे आ जाता था, ये थोड़े साइड इफेक्ट कम हो जाते थे। थर्सडे तक जाता था ना तो टॉलरेंस डेवलप हो जाती थी। आप लोगों ने टॉलरेंस पढ़ा हुआ है कि टॉलरेंस क्या होता है, कि उसके वो वाले इफेक्ट्स आना बंद हो जाए। हाँ, वो टॉलरेंस उसको हो जाती थी, जनरल फार्मा में आप लोग पढ़ के आए हो। अब ना उसको तब तक टॉलरेंस हो जाती थी थर्सडे को, तक सही हो गया। अब क्या होता था, उसको सैटरडे संडे की छुट्टी हो जाती थी। अब थर्सडे तक उसको साइड इफेक्ट्स आने बंद हो जाते थे, लाइक टोल उसकी बॉडी अडेप्ट कर जाती थी उसके अगेंस्ट, और अब उसको साइड इफेक्ट्स नहीं आ रहे थे। सैटरडे संडे की छुट्टी आती थी। सैटरडे संडे को क्या होता था, वो जो सारे जो न्यूरोट्रांसमीटर या जो डिफरेंट मॉलिक्यूल है वो रीजनरेट हो जाते थे, वापस उसकी टॉलरेंस खत्म हो जाती थी। वो मंडे को जाता था अपनी ड्यूटी पे। मंडे को दोबारा से साइड इफेक्ट्स आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? तो उसको मंडे को सारे साइड इफेक्ट दोबारा आने चाहिए कि नहीं? यस, आने चाहिए। देखें, थर्सडे तक गया, टॉलरेट हो गया हुआ था, अब उसको कोई मसला नहीं हो रहा था, बॉडी ने अडेप्ट कर लिया था। फ्राइडे गया तब भी अडेप्ट कर लिया था। अब उसको 2 दिन की छुट्टी मिल गई। अब बॉडी ने अपने वो जो सारे उसको जो अडेप्टेशन थी उसको रिवर्स कर दिया। उसको लगा कि अब सही हो गया मामला। मंडे को वो दोबारा गया, दोबारा से क्या हुआ, दोबारा से उसको टैकिकार्डिया, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, थ्रोबिंग हेडेक आ गया। इसको वो नाम देते हैं मंडेज डिजीज। सही हो गया, ये बात याद रखनी है। कोल माइनर वर्कर नहीं, जो जहां पे नाइट्रोजन के रिलेटेड काम होता था, वहां पे जहां पे नाइट्रेट और नाइट्राइट्स उसको एयर में उसके इनहेलेशन के थ्रू उसकी बॉडी में जा रहे होते थे, ये उधर की बात थी, तो उधर से इसको नाम दे दिया मंडेज डिजीज का। सही हो गया, ये इस तरह होते हैं। चले, ये थी मंडेज डिजीज। नेक्स्ट आ जाते हैं हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो नाइट्रेट्स जो बहुत मेन थे वो हमने कर लिए हैं। नाइट्राइट्स में यही था सबसे इंपॉर्टेंट, जो उसका मैंने बताया था कि आप लोगों ने इसका याद रखना है कि जो मिग्रेन है ये करवाता है। माइग्रेन बहुत इंपॉर्टेंट, इसका साइड इफेक्ट है जो कि प्रॉफ में आ चुका है। नेक्स्ट आ जाता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का क्या काम है? इसमें हम सारे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर सबसे पहले यूज कर सकते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कैन बी यूज फॉर द एंजाइना। जो इसमें निफेडिपिन है ना, ये वेजोस्पास्टिक एंजाइना में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ये लिख लें, निफेडिपिन इज इंपॉर्टेंट फॉर द वेजोस्पास्टिक एंजाइना। वेजोस्पास्टिक एंजाइना में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर बहुत इंपॉर्टेंट है। वेजोस्पास्टिक एंजाइना में आप 2 ड्रग्स दे सकते हो, जो नाइट्रिक ऑक्साइड के रिलेटेड जो है नाइट्रेट्स वगैरह, और आप एक ड्रग इनको दे सकते हो सीसीबी। अब याद रखना है कि इन वेजोस्पेस्टिक एंजाइना बीटा ब्लॉकर्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। वेजोस्पास्टिक एंजाइना में बीटा ब्लॉकर्स नहीं देने। हाँ जी, हेडेक दोनों का साइड इफेक्ट होता है। नाइट्रेट नाइट्राइट्स हेडेक दोनों का ही है, क्योंकि वो वेजोडाइलेशन हो रही है, मिग्रेन दोनों करवा सकते हैं। अब देखें, बीटा ब्लॉकर वेजोस्पास्टिक एंजाइना में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। आपको वेजोस्पास्टिक ब्लड वेसल के रिलीज, वेजोस्पैज्म के रिलीज रिलेटेड एक मैंने डिजीज बताई थी, किसी को वो डिजीज याद हो, उधर भी बीटा ब्लॉकर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। वेरी गुड, रेनॉल्ड्स डिजीज, उसमें भी क्या हो रहा था, वेजोस्पैज्म हो रहा था। देखें, तो वेजोस्पास्टिक जो डिजीजेस होती है ना, उसमें बीटा ब्लॉकर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। तो वेजोस्पास्टिक एंजाइना में बीटा ब्लॉकर्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, और ये एमसीक्यूज क्वेश्चन है प्रॉफ का। अब ये बात नहीं बोलनी।
कि जो वेजोस्पास्टिक एंजाइना है उसमें नाइट्रेट नाइट्राइट्स और जो होते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं, बट बीटा ब्लॉकर आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, ये प्रूफ में आता है। जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है ये आप दो चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, एफर्ट एंजाइना ऑफ एफर्ट में भी यूज़ हो सकते हैं, वेजोस्पास्टिक एंजाइना में भी यूज़ हो सकते हैं, और इफेक्टिव एज अ प्रोफाइलैक्सिस भी होते हैं। तो प्रोफाइलेक्टिकली भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। प्रोफाइलेक्टिक यूज भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का है। अब यूजेस ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, इसमें एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है जो कि मैं आप लोग को बताऊंगा, जो प्रोफ में आया हुआ और आपकी बुक में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, मुझे तो एटलीस्ट कहीं पे भी नहीं मिला हुआ, लेकिन प्रोफ का एमसीक्यूज है ये भी। अब जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है ना, कल आप लोगों ने पढ़ा था हाइपरटेंशन में एक यूज, आज आप लोग पढ़ रहे हो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंजाइना में दूसरा यूज, ये अभी आप सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया एरिथमिया में पढ़ोगे। एरिथमिया का भी एक पूरा चैप्टर आना, उसमें भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज होते हैं, वहां पे आप लोग पढ़ोगे। और ये हमारे पास माइग्रेन में यूज होते हैं, ये लिख लें, इंपॉर्टेंट है ये। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर माइग्रेन में यूज होते हैं। प्री टर्म लेबर, प्री टर्म लेबर में ये किस तरह यूज होंगे? प्री टर्म लेबर में हमें कॉन्ट्रैक्शन चाहिए होती है कि रिलैक्सेशन चाहिए होती है यूट्रस की? अगर प्री टर्म लेबर हो रही है यानी बिफोर टाइम हो रही है, आप लोग क्या चाहोगे कि बेबी प्री बर्थ पैदा हो जाए? आप लोग कभी चाहोगे कि बेबी प्री बर्थ हो या मतलब प्री टर्म हो? कभी भी नहीं चाहोगे। आप हमेशा चाहोगे कि वो प्रॉपर टर्म पे पैदा हो। तो ये प्री टर्म लेबर, जो प्री टर्म लेबर है ना, उसको इनहिबिट करता है। जो हमारे पास मेडिसिन है, हाँ जी, ट्रिब्यूटल भी करती है, जो मेडिसिन हमारे पास प्री टर्म लेबर के लिए यूज होती है उनको कहते हैं, जो रिलैक्सेशन करती है आपके यूट्रस की, जो उसको कहते हैं टोकोलिटिक। ये याद रखें। डिफरेंट मेडिसिन पढ़ोगे, जैसे एक ने कहा ट्रिब्यूटालीन जो बीटा 2 एगोनिस्ट होती है, बीटा 2 एगोनिस्ट भी रिलैक्सेशन ऑफ यूट्रस करवाती है। प्री टर्म लेबर में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी यूज होती है, इनको कहते हैं टोकोलिटिक्स। टोकोलिटिक्स की क्लासिफिकेशन देख लेना, कभी आई नहीं है लेकिन ये आ सकती है। ये लिखी हुई है बुक में, लेकिन सामने करके कहीं पे भी नहीं लिखी हुई, ये छुपा के लिखी हुई है। तो ये कभी आज तक पूछी नहीं गई, सेंटर्स में पूछी जा सकती है, लेकिन ये प्रोफ में अभी कभी भी नहीं आई, लेकिन ये आ सकती है। तो आप लोगों ने टोकोलिटिक्स देखनी है। फिर हमारे पास ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रोफ का एमसीक्यू है। प्रोफ में आया हुआ था कि जो स्ट्रोक की कंडीशन है उसमें कौन सा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज होता है, और ये कहीं पे भी आप लोग की, मुझे तो मिनी कैल्शियम और जो डिफरेंट बुक्स है उधर कहीं पे भी नहीं मिला। अगर आपको किसी बुक के रेफरेंस से भी मिलता है मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि ये फिर मैंने इंटरनेट से ढूंढा था और मुझे वहां से मिला था कि निमोडिपिन होता है। ये प्रोफ का एमसीक्यू है, ये लिख लें। जो हमारे पास होता है ओरल निमोडिपिन इज रिकमेंडेड इन द प्रिवेंशन ट्रीटमेंट ऑफ सेरेब्रल वेजोस्पैज्म फॉलोइंग सब एरेक्नोइड हेमरेज, ये इधर यूज होता है। ये लिख लें, निमोडिपिन स्पेसिफिकली है, ये स्ट्रोक में यूज होता है। और उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने सब एरेक्नोइड हेमरेज का ही रेफरेंस दिया हुआ था, और निमोडिपिन ऑप्शन में मौजूद था। नेक्स्ट है रायनॉल्ड्स फिनोमिना। रायनॉल्ड्स फिनोमिना में वेजोस्पैज्म है, तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर वेजोस्पैज्म को ट्रीट कर सकते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर वेजोस्पैज्म को ट्रीट कर सकते हैं, यस ऑब्वियसली। जो रायनॉल्ड्स फिनोमिना है इसमें हम यूज कर सकते हैं। तो ये तो बड़े इंपॉर्टेंट, आपको सीधे सीधे याद रहेंगे। एंजाइना भी, हाइपरटेंशन भी, सुपरवेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया भी आप लोगों को याद रहेगा। प्री टर्म लेबर का आप लोगों को बता दिया कि याद रखना है, ये टोकोलिटिक किसको कहते हैं। निमोडिपिन ये प्रोफ का एमसीक्यूज है, और रायनॉल्ड्स फिनोमिना इसमें भी यूज होते हैं। सही हो गया। अब हम आ जाते हैं एडवर्स इफेक्ट ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कॉन्स्टिपेशन एक मैंने आप लोगों को बताया था, वेरेपामिल का, सही है, ये आप लोग को याद होगा। कॉन्स्टिपेशन वेरेपामिल का वन ऑफ द साइड इफेक्ट्स है। फिर उसके अलावा पेरिटिबियल एडीमा, इसके साइड इफेक्ट एक बार रीड कर लीजिएगा। ये प्रोफ में किस तरह आ सकते हैं, ये 1.5 मार्क्स का आ सकता है क्वेश्चन, लाइक इतने का ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लोगों ने इसको याद करना है। फ्लशिंग की आपको रीजन पता है, नोजिया और डिजीनेस बहुत सी मेडिसिन में आप लोग देखते हो, खासतौर पे जो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर ले। फिर कॉन्स्टिपेशन आप लोगों को मैंने बता दिया था कि वेरेपामिल का बड़ा इंपॉर्टेंट है, और पेरिटिबियल एडीमा करवाती है ये, बाय वेजोडाइलेशन एडीमा हो सकता है। जो मोर सीरियस एडवर्स इफेक्ट है ना, ये वाले, ये नॉन डाइहाइड्रोपीन्स देंगे।
नॉन डाइहाइड्रोपीन्स में कौन सी थी? वेरापामिल एंड डिल्टायाजेम। वेरापामिल और डिल्टायाजेम का एक स्पेसिफिक क्या डिफरेंस था बाकियों से? मुझे बताएं, वेरापामिल और डिल्टायाजेम का एक डिफरेंस था बाकी जो डाइहाइड्रोपाइरिडीन्स थी, क्या डिफरेंस था? हार्ट पे इफेक्ट थे। हार्ट पे इसके किस तरह के इफेक्ट आते हैं? ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बीटा ब्लॉकर की तरह के इफेक्ट दे रहा होता है ऑलमोस्ट। ये आप लोग को एरिथमिया में मैं अच्छे से बताऊंगा कि किस तरह ये इफेक्ट देता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो ये हमारे पास एवी ब्लॉक करवा सकता है, हार्ट फेलियर करवा सकता है, हार्ट का डिप्रेशन करवा सकता है। तो ये उसके साइड इफेक्ट्स हो गए। तो आप लोगों ने इस तरह साइड इफेक्ट्स याद कर लेने हैं। ये साइड इफेक्ट हो गए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के यूजेस और साइड इफेक्ट इस चैप्टर से कर लेने आप लोगों ने। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दोबारा से यूज होने हैं, ये कहाँ पे यूज होने हैं? अब एंजाइना वाले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ना। उधर आपने डाइहाइड्रो जो नॉन डाइहाइड्रोपाइरिडीन्स है उनको बहुत डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि वो हार्ट पे इफेक्ट करते हैं, तो वो एरिथमिया के लिए यूज होते हैं। चले, ये हमारे पास हो गए दो टाइप्स ऑफ ड्रग। नाउ वी मूव टू द बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर के जो प्रॉफ में एमसीक्यूज आते हैं, यूज्ड इन द एंजाइना ऑफ फेफर्ट, और बीटा ब्लॉकर इज आल्सो यूज्ड इन एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एंजाइना। एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एंजाइना में बीटा ब्लॉकर यूज होते हैं, ये पॉइंट नोट करें। Beta blocker is contraindicated in vasospastic angina. So we cannot use beta blocker in the vasospastic angina. As I told you earlier, that the beta blocker will increase the vasospasm. हमने बीटा ब्लॉकर को कभी भी वेजोस्पैस्टिक कंडीशंस में नहीं यूज करना होता, बिकॉज इट विल नेवर ट्रीट द वेजोस्पैस्टिक कंडीशन। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन वेजोस्पैस्टिक एंजाइना। और जो कार्वेडिलोल थी, ये हमारे पास यूज होती है एंजाइना ऑफ एफर्ट में भी। कार्वेडिलोल की क्या एक खासियत थी आप लोगों ने पढ़ी? हाँ जी, वेजोस्पास्टिक एंजाइना आप लोग को वही वाला एंजाइना जो मैं पीछे बता के आया हूँ, वो सेम यही बात बता के आया था। कार्वेडिलोल का आप लोगों ने, यस, ये बीटा भी है अल्फा भी है। कार्वेडिलोल प्रूव हुई है अच्छी फॉर एंजाइना। ये अल्फा और बीटा दोनों इफेक्ट है। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। All beta blockers are effective in the prophylaxis of atherosclerotic angina attack. Prophylaxis में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी यूज हो सकते हैं, बीटा ब्लॉकर भी यूज हो सकते हैं। एथेरोस्क्लेरोटिक एंजाइनल अटैक में यूज होते हैं, जो कि आप लोग का था एक्सरसाइज इंड्यूस या जो क्लासिकल एंजाइना था, उसमें ये लोग प्रोफाइलेक्सिस के लिए यूज हो सकते हैं, बीटा ब्लॉकर भी और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी। अब बीटा ब्लॉकर एक्यूट अटैक में नहीं यूज होते। प्रोफाइलेक्टिक यूज इसका है, लेकिन नो वैल्यू इन एक्यूट अटैक। तो ये पॉइंट भी याद रखना है। अब याद रखें, एक्यूट अटैक में हमारे पास ज्यादा बेहतर मेडिसिन होती है नाइट्रोग्लिसरीन। जब एक्यूट अटैक हो, एकदम अटैक हो, तो जुबान के नीचे मेडिसिन रखी जाती है, इट इज प्रेफर्ड। फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। बट जो आपकी बीटा ब्लॉकर्स होती है, इट इज नॉट अ प्रेफर्ड मेडिसिन इन द एक्यूट अटैक। एक्यूट अटैक में इसको नहीं देंगे। नाइट्रोग्लिसरीन और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कैन बी यूज्ड, उसमें से ही नाइट्रोग्लिसरीन को प्रेफर किया जाता है हर जगह पे। बीटा ब्लॉकर नहीं यूज होती, बीटा ब्लॉकर यूज होती है प्रोफाइलेक्सिस के लिए, और स्पेशली प्रोफाइलेक्सिस कौन से वाला? प्रिवेंट करती है एक्सरसाइज इंड्यूस एंजाइना। चलें, अब मुझे बताएं कि यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया? ये वाले पॉइंट्स नोट कर लें, जो मैं बताता हूँ ना, ये एमसीक्यूज के, ये प्रॉफ के एमसीक्यूज के पॉइंट्स हैं। यस, नाइट्रोग्लिसरीन इज रैपिड एक्टिंग। अभी तक आप लोग को क्लियर हो गया? जो ये पॉइंट्स बताएंगे, ये तीनों पॉइंट्स, ये तीनों एमसीक्यूज में डिफरेंट वेज में पूछे जाते हैं। वो पूछते हैं जो बीटा ब्लॉकर्स हैं, वो मतलब एक्यूट अटैक में यूज होते हैं कि नहीं। विच मेडिसिन इज नॉट यूज्ड इन द एक्यूट अटैक ऑफ एंजाइना? तो बीटा ब्लॉकर्स। कौन सी प्रिवेंट करती है एक्सरसाइज इंड्यूस एंजाइना? इस साल का एमसीक्यूज है बीटा ब्लॉकर। कौन सी हम वेजोस्पास्टिक एंजाइना में नहीं देते? बीटा ब्लॉकर। जो प्रोफाइलेक्टिक में कौन सी यूज होती है? बीटा ब्लॉकर। आप सबको आवाज आ रही है? तो यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक बस अब ऑलमोस्ट हमारे पास ये मेन हो गया। चले, नेक्स्ट अब हम आते हैं, जब बीटा ब्लॉकर है ना, बीटा ब्लॉकर हम समटाइम्स यूज करते हैं अलोंग विद द कॉम्बिनेशन ऑफ द नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स के साथ कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। अब क्यों करते हैं?
देखें जो नाइट्रेट्स है वो क्या करवाएंगे, वेजोडाइलेशन, ये नाइट्रेट्स का काम है। वेजोडाइलेशन करवाएंगे तो क्या होगा, रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया। अब बीटा ब्लॉकर क्या कर सकती है, बीटा ब्लॉकर क्या करेगी, जो ये रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया इसको कंट्रोल करेगी। इस बात से आप लोग एग्री करते हो? हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, वो जो नाइट्रेट्स होते हैं ये वेजोडाइलेशन करवाएंगे। मेन वेजोडाइलेशन हमें कहाँ पे चाहिए होती है, हमें चाहिए होती है हार्ट में। हार्ट में लोकल वेजोडाइलेटर होता भी वैसे भी नाइट्रिक ऑक्साइड है, तो नाइट्रेट जाके वहां पे नाइट्रिक ऑक्साइड के थ्रू वेजोडाइलेशन करवा देगा। बाकी बॉडी में भी इसने करवानी है ऑब्वियसली, बाकी बॉडी की वेजोडाइलेशन की वजह से हुआ था रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया। बीटा ब्लॉकर दिया, बीटा ब्लॉकर ने जाके रिफ्लेक्स टैकिकार्डिया को रोक दिया। तो इन दिस वे वी कैन कंबाइन बोथ ऑफ दीज मेडिसिन, ताकि हम अनडिजायरेबल एडवर्स इफेक्ट ना आए। और ये वाइवा क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, ये वाइवा क्वेश्चन है। पूछते हैं कि बीटा ब्लॉकर के जो हमारे पास अनड्यू साइड इफेक्ट्स आने हैं वो कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अब बताएं, यहां तक समझ आ गई है? वी आर डन विद मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स जो कि जो मेन क्लासेस पढ़ी जाती है एंजाइना की, वो कंप्लीट हो गया। अब मुझे सारे रिस्पॉन्ड करें, देन एक ये ड्रग रह गया, फिर हम वो करते हैं। लास्ट स्लाइड आप लोग देख लें, इधर बता दें, फिर हमारे पास बस एक ड्रग रह गया है, फिर उसके बाद हमारा लेक्चर एंड है। चलिए, आज का लेक्चर यानी सबको समझ आ चुका है। चले अब हम देखते हैं न्यूअर ड्रग। न्यूअर ड्रग का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ना, ये मैं इसको भी मैकेनिज्म को एंटी एरिथमिक वाले चैप्टर पे छोड़ूंगा। जो एंटी एरिथमिक वाला चैप्टर है ना, वो हमें काफी बड़ा उस पर लेक्चर लेना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को जो होता है वेंट्रिकल के जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो भी याद नहीं होगा। फर्स्ट ईयर में आप लोगों में कुछ चीजें बताऊंगा, आप लोग एक बार खुद देख के भी आना पहले, जिसमें ईसीजी होगी थोड़ी सी और एक्शन पोटेंशियल ग्राफ। क्योंकि अगर आपको एक्शन पोटेंशियल ग्राफ आता है तो आप, तो ये भी तब मैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एग्जैक्ट सब समझा सकता हूँ, बट अभी थोड़ा सा टाइम है तो मैं बता देता हूँ। हमारे पास ना ये ग्राफ आप लोग इस तरह का एक्शन पोटेंशियल का वेंट्रिकल में पढ़ के आए होंगे। इस तरह का कोई ग्राफ आप लोगों ने पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में, एक्शन पोटेंशियल ऑफ वेंट्रिकल में इस तरह का आप ग्राफ पढ़ते थे। तो इधर आप लोग ना डिफरेंट चैनल्स पढ़ते थे। आप लोग पढ़ते थे कि यहाँ पे एक में पोटाशियम चैनल ओपन हुए, देन हमारे पास सोडियम चैनल ओपन हुए। सोडियम चैनल यहाँ पे पढ़ते थे, पोटाशियम यहाँ पे पढ़ते थे और कैल्शियम यहाँ पे पढ़ते थे। ये आप लोग डिफरेंट चैनल पढ़ते थे। यस, प्लेक्यू वाला ग्राफ ये आप लोग पढ़ते होते थे। ये आप लोगों ने वो चैनल थे जो आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। एक ऐसा चैनल होता था जो आप लोगों को वहां पे नहीं करवाया गया, और वो हमारे पास होता था इनवर्ट सोडियम करंट, लेट इनवर्ट सोडियम करंट। सही हो गया? ये उस डायग्राम में नहीं मौजूद होता था। ये आप लोगों को जब एरिथमिया वाला चैप्टर करवाऊंगा ना, मैं बताऊंगा कि वो इधर कहाँ पे होता है। वो प्लेटी वाली जो प्लेस होती है ना, उधर वहां पे इसका रोल होता है। तो ये तब आपको करवाया जाएगा लेट इनवर्ट सोडियम करंट। तो ये समझाने का ये मकसद है कि आप लोग इस वाले सोडियम से इसको कंफ्यूज नहीं करोगे। इस वाले सोडियम से आप लोगों ने इसको कंफ्यूज नहीं करना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। जो रेनोलाजीन है ना, ये लेट इनवर्ट सोडियम करंट को बंद करती है। सही हो गया? एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास हार्ट का इस्कीमिया होता है ना, तो डिफरेंट पंप्स बंद हो जाते हैं। जब इस्कीमिया हो रहा होता है तो डिफरेंट पंप्स बंद हो जाते हैं। तो ये कार्डिक सेल है, कार्डियोमायोसाइट है, इसके अंदर सोडियम अक्यूमुलेट होगी। जब इसके अंदर सोडियम अक्यूमुलेट होती है ना, तो सोडियम जब ज्यादा हो जाती है तो कैल्शियम भी अंदर ज्यादा होने लग जाती है, कैल्शियम बाहर नहीं जा पाती। आपको सोडियम कैल्शियम ग्रेडियंट चाहिए होता है। बाहर सोडियम अगर ज्यादा है और सेल के अंदर सोडियम अगर कम है, तो क्या होता है, बाहर से सोडियम अंदर आती है और कैल्शियम अंदर से बाहर जाता है। ये सोडियम कैल्शियम पंप का काम होता है। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था। ये सोडियम कैल्शियम पंप है। ये सोडियम कैल्शियम पंप बड़ा डिटेल में हार्ट फेलियर के नेक्स्ट चैप्टर में भी आना है। तो क्या होता है कि जब इस्कीमिया वगैरह होता है तो कैल्शियम भी जमा हो रहा है अंदर, सोडियम अंदर हो रहा है, तो वो कैल्शियम के एग्जिट को रोक रहा है। सही हो गया? कैल्शियम एग्जिट नहीं हो पा रहा। तो हमारे पास जो होती है ना रेनोलाजीन, ये इनवर्ट सोडियम करंट बंद करती है, यानी सोडियम को सेल के अंदर नहीं आने देगी। रेनोलाजीन क्या करेगी, इनवर्ट सोडियम करंट बंद करेगी। तो
सोडियम सेल के अंदर नहीं आएगा, तो सोडियम का लेवल बाहर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर है, सोडियम अंदर आएगा सेल के और कैल्शियम सेल से बाहर जाएगा। जब कैल्शियम सेल के अंदर था, कार्डियोमायोसाइट के अंदर था, तो वो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन करवा सकता था कि वो वीक कॉन्ट्रेक्शन करवाता। अगर कैल्शियम सेल के अंदर था तो वो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन करवाता कि वीक करवाता, आप लोग बताएं। वो स्ट्रॉन्ग करवाता। अगर वो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन करवाता सेल के अंदर होके, जब वो सेल में क्यूमुलेट हो रहा था, अगर वो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन करवाता, तो मुझे अब ये बताएं कि उसको ज्यादा ऑक्सीजन रिक्वायर थी कि उसको कम ऑक्सीजन रिक्वायर थी। उसको ज्यादा ऑक्सीजन रिक्वायर थी। तो हमें वो कैल्शियम बाहर निकाल के फायदा होगा कि कैल्शियम को अंदर रहने दे, वो ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद था। क्या फायदेमंद होगा, हमें उस कैल्शियम को बाहर निकालना है। तो रेनोलाजीन यही कर रहा है। रेनोलाजीन क्या करेगा, ये पूरा सेल है, वो सेल के अंदर जो सोडियम का करंट था उसको कर देगा बंद। सोडियम बाहर हो जाएगा ज्यादा। जब सोडियम बाहर ज्यादा होगा तो क्या होगा, सोडियम कैल्शियम पंप से सोडियम जाएगा अंदर और कैल्शियम जाएगा बाहर। तो इससे हमें ये यूज की जा सकती है एंजाइना में, अगर हम कैल्शियम को बाहर निकाल दें तो ये एंजाइना में यूज की जा सकती है। सो यस, दिस कैन बी यूज इन एंजाइना। कुछ डायबिटीज के जो पेशेंट्स होते हैं ना, उनमें देखा जाता है कि जो एंजाइना और डायबिटीज के साथ है, दोनों चीजें हैं, उनमें ये बड़ी अच्छी drug आजकल consider हो रही है, अगर आप इंटरनेट पे पढ़ो। अब मैं इसका एक और काम बताया था, एक तो इसका ये फंक्शन है, इसके अलावा ना एक मैंने आप लोगों को पीछे बात बताई थी, उसका मैंने नाम नहीं बताया था ड्रग का। मैंने आपको बताया था कि हार्ट जो है वो क्या यूटिलाइज करता है, वो फैटी एसिड यूटिलाइज प्रेफरेंस, फैटी एसिड यूटिलाइज करता है। तो अगर हाँ एनर्जी सबस्ट्रेट की, अच्छा आवाज खराब हो गई है, अब मुझे बताएं, अब आवाज सही हुई है? स्टिल यू पीपल कैन नॉट हियर मी, अभी भी आवाज खराब है? अब ठीक होगी आवाज? नाउ यू पीपल कैन, अभी मैं बता देता हूँ, कोई मसला नहीं, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, आवाज बस बता दें क्लियर है। चले, जो हमारे पास फैटी एसिड है ना, नॉर्मली हार्ट, जो नॉर्मली हार्ट होता है यूज करता है, इसका खाना होता है फैटी एसिड। जैसे आप लोग का फॉर एग्जांपल खाना है चिकन, आप लोग खाते हैं चिकन, जो वेजिटेरियन है वो खाते हैं, अब नॉर्मली हार्ट का फैटी एसिड होता है। सही हो गया। हम अगर फैटी एसिड का यूज हार्ट में बंद कर दें, ब्लॉक कर दें, मतलब हार्ट फैटी एसिड से एनर्जी ना ले, तो हार्ट एनर्जी लेगा ग्लूकोज से। जो रेनोलाजीन अभी हम पीछे ड्रग पढ़ के आए ना, ये वाली ड्रग, ये क्या करती है, ये पार्शियल फैटी एसिड ऑक्सीडेशन को भी इनहिबिट कर देती है। तो रेनोलाजीन के अगर आपसे पूछा जाए कि इसका एक्शन क्या है, तो इसके दो एक्शन है। ये एक लेट सोडियम चैनल को बंद करती है, एक ये लेट सोडियम चैनल को बंद करती है, और एक ये पार्शियल फैटी एसिड ऑक्सीडेशन को इनहिबिट करती है। और आजकल अगर आप इसको इंटरनेट पे देखें तो रेनोलाजीन को प्रेफर आप लोग देखेंगे डिफरेंट रिसर्च में किया जा रहा है, एंड पेशेंट हु आर प्रेजेंटेड विद एंजाइना एंड डायबिटीज, ये कहीं पे आपको बुक में नहीं मिलेगा, ये प्रेफर किया जा रहा है। अगर वो मुझे स्क्रीनशॉट मिले मैं आप लोग को सेंड भी करूंगा, तो ये उस पर प्रेफर हो रहा है। सो सही हो गया, क्योंकि इसके ये दो मैकेनिज्म है, इसका एक मैकेनिज्म ही है। अगर एक मैकेनिज्म आप देखते हो तो जस्ट आपको वही पीछे वाला मिलेगा। सही हो गया। अब इससे पहले ना आप लोग पोल में आप लोग को क्रिएट कर रहा हूँ, आप लोग पहले मुझे पोल, चले पहले तो इस पोल का आंसर दें।
चले, अब इसका आंसर था डेल्टा, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। जिन्होंने ई लगाया ना, थ्रोबिंग हेडेक, उन्होंने पूछा है जो नाइट्रोग्लिसरीन का भी है और प्रेजोसिन का भी है। उन्होंने अकेला नाइट्रोग्लिसरीन का नहीं पूछा। तो ये बात याद रखें, आपने कॉमन वाला बताना था। कॉमन ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है, जो नाइट्रोग्लिसरीन है उसका आपके पास होता है थ्रोबिंग हेडेक। सही हो गया, आपने कॉमन बताना है, कॉमन ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है। चलिए एक सेकंड, मैं स्क्रीन ऑफ करके आप लोगों को वो दिखाता हूँ जो रेनोलाजीन के बारे में बात की जाती है। जस्ट गिव मी अ मिनट, आप लोग को वो दिखाऊं, क्योंकि ये आप लोग को पता होना चाहिए। ये अगर आप चीज बताते हो इनके हिसाब से, अगर पूछा जाता है कोई कहीं पे, तो ऑब्वियसली दे विल अप्रिशिएट यू। एक सेकेंड आप लोग वेट करें। चलिए अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोग बताना कि आप लोग को स्क्रीन नजर आ रही है कि नहीं। अब आप लोग को स्क्रीन नजर आ रही है? Now you people can see the other screen. Here again, ranolazine is an effective anti-anginal drug in the patient with the diabetes and may also have a glucose lowering effect. अभी ये research मैंने बताया चल रही है. If the glucose lowering action of the ranolazine is confirmed in the future study, patient with diabetes and angina may derive dual benefit of this drug. It means this drug can become very good बाद में, क्योंकि डायबिटीज और एंजाइना का बड़ा करीबी भी ताल्लुक हो सकता है। क्योंकि आपको पता है जिन लोगों को डायबिटीज वगैरह होती है, हाइपरटेंशन होती है, उनमें हार्ट के मसले बड़े चल रहे होते हैं, तो हम एक ही ड्रग से डुअल बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये पॉइंट हमेशा पूरी जिंदगी याद रखना है। और ये अगर वाइवा में कभी आप लोगों से पूछते हैं ना रेनोलाजिन दोनों एक्शन बताएं, टीचर नहीं भी पूछता उसको भी ये बात बताएं, हमेशा आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। खुद बता देते होते हैं, इंतजार नहीं करते कि वो पूछेगा तो मैंने बतानी है वो नई चीज जो मैं याद करके आया हूँ। एक और ड्रग है आइवाब्रेडिन, ये अभी इन्वेस्टिगेशन ड्रग है। सही हो गया, ये इन्वेस्टिगेशनल ड्रग है। ये आपका जो फनी करंट होता है, आईएफ करंट होता है, इसके अलावा ये आइवाब्रेडिन भी एरिथमिया वाले चैप्टर में है। एरिथमिया वाला चैप्टर सबसे मुश्किल चैप्टर है और सबसे एक्सटेंसिव चैप्टर और सबसे मजे का चैप्टर है। वो अगर आपको आ गया तो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा फील होगा कि हाँ हमें हार्ट का कुछ आता है। वो बहुत अच्छा चैप्टर है। उसमें तब ये सारी चीजें मैं आप लोग को फिजियोलॉजी से समझाऊंगा, तब आपको ज्यादा समझ आएगी। इसमें भी आप लोग को जिसको तो फिजियोलॉजी याद है उसको तो ये अभी भी समझ आएगी कि सोडियम करंट जो होता है वो साइनो एट्रियल नोड की कंडक्शन मतलब करवाता है, उससे कंडक्शन करवाता है। ये सब आप लोग को याद है? आप लोगों को ये वाला पॉइंट याद है? ये सबको याद होना चाहिए, जिनको याद है कि जो अगर उसकी डीपोलराइजेशन जो हो रही होती है स्टार्ट में, जो डीपोलराइजेशन होती है उसमें सोडियम करंट इन्वॉल्व होता है। अगर हम उस सोडियम करंट को बंद कर दें तो ऑटोमेटिकली हार्ट रेट डिक्रीज होगा कि नहीं होगा? अगर हम उस सोडियम करंट को बंद कर दें जो डीपोलराइजेशन करवा रहा था, तो हार्ट रेट कम होगा कि नहीं? ऑब्वियसली होगा। तो ये एक ड्रग हम यूज कर सकते हैं जो हार्ट रेट स्लो कर देगी। ये एसए नोट पे काम करती है। नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी, ये आप अनस्टेबल एंजाइना में करती है, इसमें कैबेज आ जाती है, फिर उसके बाद इसमें एंजियोग्राफी जो आप लोगों ने स्टेंट डालते हैं वो आ जाता है। ये नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। तो इसके बाद 2 एमसीक्यूज और है, आप लोग वो 2 एमसीक्यूज करें, देन पास्ट एमसीक्यूज भी इसमें 3 हैं, और आप लोग को ऊपर ऊपर से आंसर मैं बता देता हूँ, आप लोग को आता होगा वो सब। हाँ कम करेगी हसनात, खत्म नहीं करती होती है मेडिसिन। अगर खत्म कर दे बिल्कुल ऐसे नोट की, वो तो बंदा वैसे ही हार्ट ही बंद हो जाए। पेस मेकर ही आपका वो होता है, इट विल डिक्रीज। इसमें मैंने बहुत जोर दे के एक बात कही थी कि ये बात याद रखनी है, वो लफ्ज सोचे मैंने क्या कहा था। मैंने कहा था 2 ड्रग्स हैं लेकिन एक उसमें से एक देती है दूसरी नहीं देती। मैंने इसलिए इतना जोर दे के कहा था, और यहाँ पे आया भी है, ये प्रूफ में आता है, इस वजह से मैंने बताया था।
यस, वेरी गुड। अब एंड हो रहा है। आंसर है अमाइल नाइट्राइट। याद रखिए कि जो मेथियोग्लोबिन है वो नाइट्राइट देती है, जो नाइट्रेट्स है वो मेथियोग्लोबिन नहीं देते। तो बस ये पॉइंट आप लोगों ने अपने याद रखने, आप लोगों को हमेशा भी एमसीक्यू से याद रहे। देखिए वही बस, मैंने और कोई पॉइंट नहीं बताया। जब आवाज नहीं आई तो मैंने कोई पॉइंट बताया नहीं था, अंदर में खामोश खुद भी हो गया था। जो नाइट्राइट्स होती है वो मेथियोग्लोबिन देती है, और जो नाइट्रेट होता है वो मेथियोग्लोबिन नहीं बनता, वो उसका साइड इफेक्ट नहीं देता। तो ये आप लोगों को मैंने बताया। अब तो आवाज क्लियर है ना? बस मैंने यही पॉइंट बताया कि जो मैं पहले बता के आ चुका हूँ। चलें, अब आखिरी पोल है। अच्छा, जो अभी वैसे पूछ रहे हैं ना, ये सारे प्रोपोज मैकेनिज्म्स हैं। अभी रेनोलाजीन का ये नहीं पता कि वो डायबिटीज किस तरह रोकती है, इस पर भी रिसर्च चल रही है। ये अभी भी में है। ये इसका एक काम हार्ट के लिए और ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन करवाती है, लेकिन स्टिल अभी इसका ये नहीं पता कि डायबिटीज को एग्जैक्ट यही मैकेनिज्म कर रहा है कि नहीं। असल में मैं बताता हूँ इनको कैसे पता लगा, ये मैं आप लोग का एंड करके पोल। चलिए ये पोल मैं पहले एंड कर दूँ। अच्छा मैं बताता हूँ, जब ये एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे ना, एक्सपेरिमेंट में देखा गया एक, अच्छा मुझे बताएं कि कौन सा हीमोग्लोबिन होता है जो आप लोग डायबिटीज के लिए check करते हैं। अब हाँ जी, अब आवाज आ रही है आप लोगों को? अभी भी आवाज नहीं आ रही? HbA1c, बस मैं ये पूछ रहा था। डायबिटीज के लिए HbA1c चेक करते हैं। तो हुआ क्या, कुछ एंजाइना के पेशेंट्स आए। देखिए जब एंजाइना वगैरह कोई भी होता है ना, कोई रिसर्च होती है तो दो तीन फैक्टर्स देखे जा रहे होते हैं। तो एंजाइना के पेशेंट्स आए, उनको दी गई रेनोलाजीन। जब उनको रेनोलाजीन दी गई एंजाइना के लिए, जब उस पर रिसर्च चल रही थी, तो जिनको डायबिटीज था ना उनका HbA1c होता है ज्यादा। तो रेनोलाजीन ने में देखा गया कि HbA1c हो गया उनका कम हो रहा है। तो उधर से ये सोच आई कि अच्छा ये तो डायबिटीज वाले पेशेंट में HbA1c कम होने का क्या मतलब है कि ये डायबिटीज की कंडीशन को बेहतर बना रही है। तो अभी इस पे रिसर्चेस चल रही हैं। तो इस पे एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑब्वियसली कोई प्रपोज किया जाएगा, अभी तक बुक्स में नहीं दिया गया एग्जैक्ट मैकेनिज्म जो उसके लिए वो क्या सपोज करते हैं कि पार्शियल फैटी एसिड ऑक्सीडेशन वाला है या कोई और है। लेकिन HbA1c कम कर रही है, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे है। अभी ये बुक्स में इस तरह ऐड नहीं की गई कि डायबिटीज के ड्रग में। डायबिटीज का पूरा चैप्टर आपने पढ़ना है, लेकिन अभी उसकी ड्रग में ये एडेड नहीं है। तो लेकिन ये इस तरह जो रिसर्च है उसमें इसने ये शो किया। चलें इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है, इसको टैकीकार्डिया हुआ। सही है। इसमें आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट ही राइट आंसर है, वेरेपामिल नहीं राइट आंसर। जो वेरेपामिल होती है ना, इट इज नॉन डाइहाइड्रोपाइरिडीन, एंड नॉन डाइहाइड्रोपाइरिडीन मेनली एक्ट ऑन योर हार्ट, एज a result of which they will cause bradycardia, not tachycardia. Whereas isosorbide dinitrate, it will cause the vasodilation, and as a result of vasodilation there will be reflex tachycardia. So the right answer is Charlie, which is isosorbide dinitrate.
So this is all about today's MCQs. So SCQs में आप लोग देख सकते हैं, नेम 3 ग्रुप्स ऑफ ड्रग, उन्होंने जनरल सा क्वेश्चन पूछा है। 3 ग्रुप ऑफ ड्रग्स आप लोगों ने बता देनी है, और उसके अलावा कौन सी ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड है वेजोस्पास्टिक में, तो कौन सी वेजोस्पास्टिक में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? वेजोस्पास्टिक में बीटा ब्लॉकर, तो बस ये आंसर है। फिर उसके बाद एंजाइना में मेटोप्रोलोल बीटा के उन्होंने बेनिफिशियल इफेक्ट पूछे हैं, डिलीटीरियस इफेक्ट। तो बेनिफिशियल में हम बताएंगे कि ये ऑक्सीजन डिमांड और ये वो चीज़ें कम करेगी, और डिलीटीरियस में उसके फिटीग एक्सेट्रा जो उसके साइड इफेक्ट्स है वो बताएंगे। और नेक्स्ट वाला है व्हाट शुड बी द ट्रीटमेंट, जो एकदम पेन होती है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया है एक्यूट पेन में आप लोगों ने प्रेफर मेनली करना होता है नाइट्रोग्लिसरीन या नाइट्रेट्स जो होते हैं, नाइट्रेट्स एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, और जो सब डिंगल नाइट्रेट होते हैं वो आप लोग प्रेफर करते हैं एक्यूट में। लेकिन प्रोफाइलेक्सिस के लिए आप लोग कह दो कि बीटा ब्लॉकर एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे सकते हैं, तो बीटा ब्लॉकर इस तरह यूज हो सकते हैं। और एक्सरसाइज इंड्यूस एंजाइना में एज अ प्रोफाइलेक्सिस या बेहतर ड्रग के तौर पे हमारे पास कौन से यूज हो सकते हैं? बीटा ब्लॉकर, because beta blocker is a drug of choice of exercise induced angina. So this is all about today's lecture. तो I hope आप सबको समझ आ गई होगी। कंफर्म कर दें अगर आप सबको अच्छी तरह समझ आ चुकी है। चलिए, आई होप आप लोग को कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी पता लगे होंगे जो मैंने बताए हैं, जो बुक से बाहर होते हैं बट प्रूफ में आए होते हैं, या आप लोगों को वहाँ पे भी फायदा देंगे ऑब्वियसली। वाइवा में ऐसी चीज़ें बहुत फायदा देती हैं, तो ये चीज़ें नोट कर लिया करें जो एक दो मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ लाजमी, क्योंकि मैं अकॉर्डिंग टू द टीचर्स ही बता रहा होता हूँ। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। नॉन हाइड्रो डाई हाइड्रोपाइरिड, देखिए जो नॉन डाई हाइड्रोपाइरिडीन है ना, वो मेनली हार्ट पे एक्ट करते हैं, ब्लड वेसल्स पे कर सकते हैं, ये नहीं है कि कर नहीं सकते, लेकिन कम करते हैं। प्री डोमिनेंट इफेक्ट होता है, एक होता है प्री डोमिनेंट इफेक्ट ना होना। तो नॉन डाई हाइड्रोपाइरिडीन का प्री डोमिनेंट इफेक्ट है हार्ट पे, वेयरएज डाई हाइड्रोपाइरिडीन का प्री डोमिनेंट इफेक्ट है वेसल्स पे। तो नॉन डाई हाइड्रोपाइरिडीन हार्ट पे ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, उसका ब्लड वेसल्स पे ऐसा कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं है। अल्लाह हाफिज़, क्योंकि माय इंटरनेट कनेक्शन इज अगेन अनस्टेबल, सो इंशाल्लाह मैं आपको ग्रुप में बता देता हूँ सर। कोई क्वेश्चन है किसी का, ग्रुप में पूछ सकता है।